आपकी नज़र में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसने कहा कि सिर्फ विचारों के कारण, जब विचार, एक्शन, फीलिंग, इमोशन, थॉट्स और ब्रेन का सारा साइकोलॉजी सब मिल जाता है तो परमात्मा कहता है, ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। तो मिडिल क्लास वो सोच कैसे डेवलप करे जिसके ज़रिए थोड़ा सा बड़ा माइंडसेट बनाया जाए? जब भी कोई इंसान को अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलना है, उसे कमिटमेंट भी उतना ही बड़ा करना पड़ेगा। कोच BSR के लिए सफलता की परिभाषा क्या है? मेरा यही टारगेट है कि 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करनी है किसी न किसी तरह से। सक्सेस आती कहाँ से? क्या ये लक से मिलती है या माइंडसेट से आती है? जो बड़े लोग होते हैं, जो सफल लोग होते हैं, वो मैनिफेस्टेशन किस तरह से करते हैं कि उनका 100% काम करता है? अच्छा तो सब सोचते हैं, गलतियाँ भी बहुत सारे लोग करते हैं। क्या गलतियाँ होती हैं जो शायद हमारा मैनिफेस्टेशन फेल कर दें? इंसान ना कहीं कहता है कि यार मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ सर। अरे तू करना नहीं चाहता, सही है। जिस दिन तू करना चाहेगा ना, तू कर लेगा। भूपेंद्र सिंह राठौर जी को 0 से शुरू करना पड़े जी। सन 2026 में, तो क्या कहना रहेगा? कैसे एक इंसान चलता फिरता मैग्नेट बन सकता है जो रिश्तों को भी अट्रैक्ट कर रहा है, पैसों को भी अट्रैक्ट कर रहा है, लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहा है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक अप्लाई करने से सबसे पहले ज़रूरी है नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी राहुल तिवारी पॉडकास्ट में। और आज एक ऐसे विषय पर चर्चा जिसके बारे में हम सभी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और हमारी ज़िंदगी में किस तरह से इसे अप्लाई करके शोहरत, सफलता, बेहतर रिश्ते हम हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में आज के हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे, उस विषय की बारीकियों को समझा पाएंगे। तो आइए स्वागत कीजिए जाने माने अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस कोच, स्पिरिचुअल ऑरेटर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिशनर और विशेषज्ञ और सबसे ज़्यादा एक प्योर सोल के धनी कोच BSR साहब का बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। और खुशकिस्मती कि हम कहते हैं ना कि जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमारा मिलना जो है वो अच्छी शख्सियतों से होता रहता है। मुझे लगता है शायद मेरे उन्हीं कर्मों में से आज का एक दिन है जो आज सफल हो रहा है। और जो पॉजिटिव वाइब्स यहाँ के वातावरण से आ रही है मैं आपको बता नहीं सकता। पॉडकास्ट से पहले भी मैंने आपकी टीम से जब बात की तो यही कहा कि पहली बार ऐसा हुआ किसी शहर में उतरते ही बड़ा पॉजिटिव सा लग रहा है। शायद ये आपका प्रताप है, आपका प्रभाव है, भगवान की कृपा है हम सब पे। जी बिल्कुल सर। चूँकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक कोच भी हैं, प्रैक्टिशनर भी हैं और कई सालों से इसे प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, खुद की सफलता को तो गढ़ा ही है, लाखों लोगों को और सफल बना रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते समय सर कई बार ये दुविधा होती है, ये अड़चन होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ये काम करता है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तो काम ही नहीं किया जी, और कुछ लोग जो थोड़ा साइकोलॉजी को मान रहे हैं या विषय विशेषज्ञ हैं अलग अलग जगह पर, उनका कहना है कि इस तरह की कोई चीज़ें होती नहीं, ये तो बनाया हुआ लॉ है। चूँकि आप लाखों लोगों से मुखातिब होते हैं रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में, इसको लेकर मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँ कि आपकी नज़र में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ग्रेविटेशन जो है वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। देखिए, अगर आप बात करें ग्रेविटेशन, अब मैं डिनाई भी कर सकता हूँ, न्यूटन के पहले तो लोगों को पता भी नहीं था इसको ग्रेविटेशन कहते हैं। और ये अगर लॉ है तो मतलब लॉ है, ये सब पे काम करता है। जैसे कि ग्रेविटेशन का लॉ है, सभी पे काम करेगा, कोई अमीर हो, गरीब हो, ऊपर से कोई भी कूदेगा, छलांग लगाएगा तो नीचे आके गिरेगा। ऐसे ही आप देखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिनाई करना ईजी है कि अरे यार सोचने से सब कुछ थोड़ी होता है। तो मैं भी कहता हूँ सोचने से सब कुछ नहीं होता, बिल्कुल, लेकिन सोचने से बहुत कुछ होता है। जैसे कि आपने सोचा कि ये पॉडकास्ट होना चाहिए, मैंने सोचा कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए, तो हम दोनों ने सोचा और ये पॉडकास्ट हो रहा है। ये सोच नहीं होती तो कैसे होता? बराबर। तो हर चीज सोच के ऊपर निर्मित है। क्या सिर्फ सोचने मात्र से मैं चाहूं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट मुझसे मिलने आ जाए तो आ जाएगा? शायद नहीं होगा, लेकिन संयोग ऐसा जरूर बन सकता है कि मैं और वो मिल जाएं, आज नहीं तो 5 साल बाद। बिल्कुल, ऑलराइट, ऐसे संयोग जरूर बनेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ों की शुरुआत सोचने से ही होती है, पहली चीज़ तो। अब दूसरी चीज़ समझिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोग है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करके सोचते हैं कि नहीं हम सोचेंगे और काम हो जाएगा। नहीं, हम ये कहते हैं कि 23 घंटे आपके पास हैं और आपको भगवान ने 2 माइंड दिए हैं। कौन सा? एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस। 23 घंटे में से मान लें 6 घंटे तो आप सोते हैं, 2-4 घंटे आप अपने पर्सनल कामों में लगा देते हैं, तो आपके पास 15 घंटे बचे। बिल्कुल। अब 15 घंटे में से 20 मिनट 25 मिनट मैंने सोचा कि मुझे ऐसा घर चाहिए, ऐसी कल्पना कर रहा हूँ मैं, मुझे 10 बेडरूम का एक घर चाहिए जिसमें ऐसी गाड़ियों की पार्किंग हो, इस तरह का मेरा ऑफिस हो, होम ऑफिस, इस तरह का मेरा स्टूडियो, इस तरह का स्विमिंग पूल हो, इस तरह का उसका बैल्कनी हो। सारी चीज़ें मैंने सोची।
अब मैंने सोची ये कितनी देर सोच पाऊंगा मैं? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ऑलराइट। इसी से रिलेटेड मैंने फ़ोटो काट के दिखा दी, और जिसको मैं दीदार कर रहा हूँ रोज़ 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। और तीसरी चीज़, सोचने और फोटो लगाने के बाद मैं कहीं ना कहीं लोगों को ऐसे घर को जाके विजिट भी कर रहा हूँ। बिल्कुल। ये सारी प्रक्रिया मान लो मैंने 1 घंटे में पूरी कर ली। अब 14 घंटे क्या करना है? 14 घंटे क्या करना है? एक्शन भी लेना है। बिल्कुल। कौन सी फील्ड में एक्शन लेना है? जो भी फील्ड में आप हो, जैसे मैं ट्रेनर हूँ, आप भी अब ट्रेनर बन रहे हैं, तो इसी फील्ड में पूरी शिद्दत के साथ हमें एक्शन लेना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसने कहा कि सिर्फ विचारों के कारण, जब विचार, एक्शन, फीलिंग, इमोशन, थॉट्स और ब्रेन का सारा साइकोलॉजी सब मिल जाता है, तो परमात्मा कहता है, ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। इट्स लाइक दिस राहुल जी, रोटी बनाने के लिए ना आटा अकेला काफ़ी नहीं है, आटे के साथ पानी का मिलना भी काफ़ी ज़रूरी है, और पानी के साथ साथ थोड़ा नमक भी हुआ उसमें, वो भी ज़रूरी है। उसके बाद तवा भी होना ज़रूरी है, गैस भी होना ज़रूरी है, और उस पर अपने आप आटा चढ़ जाएगा नहीं, कोई एक व्यक्ति भी चाहिए, राइट। जब ये सारी चीज़ें हैं तो हम रोटी बना सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि देखिए मैंने थॉट डाला रोटी बनाने का, तो रोटी नहीं बनेगी, साथ में मुझे आटा लेना पड़ेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा, उसे गूंथना पड़ेगा, ये एफर्ट लिया तो रोटी हर बार बनेगी, 1,00,000 बार में से 1,00,000 बार। तो कहते हैं कि जब कई लोग कहते हैं कि मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं किया, इसका मतलब है कहीं ना कहीं या तो आटा मिसिंग है, या पानी मिसिंग है, या तवा मिसिंग है, या गैस मिसिंग है, और सब कुछ है तो आप मिसिंग है। कोई ना कोई इंसान मिसिंग है, कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है जिसके कारण नहीं कर रहा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने 1,00,000 चीज़ों के बारे में सोचा और 1,00,000 चीज़ें मेरी ज़िंदगी में भी होंगी। बिल्कुल सही, राइट। क्योंकि कोई तो चीज़ कम है, कोई तो चीज़ मिसिंग है, कहीं तो या तो मैं डाउट डाल रहा हूँ, कहीं तो या तो मेरी वाइब्रेशन कम ज़्यादा हो रही है। लोगों को 1 करोड़ की चीज़ खरीदनी है, कितने रुपए होने चाहिए उनके अकाउंट में? 1 करोड़, या उनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि बैंक उनको 1 करोड़ रुपए का लोन दे दे। बिल्कुल। और लोन के बाद भी उस लोन को चुकाने की हिम्मत होनी चाहिए, तब जाके कोई इंसान कंफर्टेबली 1 करोड़ की चीज़ ले सकता है और उसे इंजॉय कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। क्या? आपकी कमाई भी होनी चाहिए, आपकी कमाई के साथ वो कमाई मेंटेन भी होनी चाहिए, और मेंटेन होगी तभी आप उसकी EMI भी दे पाओगे। अगर आपके खुद के पास पैसा नहीं पड़ा है तो आपको बैंक से एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें सही हुई तो 1 करोड़ की चीज़ हर बार आएगी आपके पास। कहीं ना कहीं नीयत भी आपकी साफ हो कि मैं चुकाऊंगा उसे। एब्सोल्युटली। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है मैं हर बार तुम्हारे लिए काम करता हूँ। जब जब आप सोचते हो, मैं तो ये कहता हूँ जब जब आप सोचते हो, जब जब आप महसूस करते हो, जब जब आप बोलते हो कोई चीज़, जब जब आप सुनते हो कोई चीज़, तब तब आप क्रिएट कर रहे हो ऑटोमेटिकली। आप कितना भी डिनाई करो ये काम नहीं करता जी, ये तो है ही नहीं, कोई लॉ ही नहीं है, ये तो बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है बताइए आप कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं किसी दोस्त के बारे में, उसी समय उसका फ़ोन आ जाता है। कई बार ऐसा होता है, हज़ारों एग्जाम्पल ऐसे हैं, अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होते जाते हैं। ऑलराइट, क्यों नहीं काम करता? हर जगह काम कर रहा है ये। हम जैसे हैं वैसे ही तो दोस्त हमें मिल रहे हैं। हम जैसी सिचुएशन, जैसी हमारी थॉट है वैसे ही तो हम बन गए। मैं ट्रेनर बनने का सोच रहा था तो मैं ट्रेनर बन गया, और कोई ना कोई आदमी स्टार्टअप खोलने का सोच रहा है तो वो स्टार्टअप खोल रहा है, कोई ना कोई आदमी मिठाई की दुकान खोलने का सोच रहा है तो वो मिठाई की दुकान खोल रहा है। हम वही तो बन रहे हैं जो हम सोच रहे हैं। अब कई लोग कहेंगे नहीं सर, कई लोग तो सोचते बहुत हैं लेकिन बनते नहीं हैं। कई लोग जॉब में हैं और अब वो चाहते हैं कि वो करोड़पति बन जाए लेकिन वो बन नहीं रहे। कैसे नहीं बनेंगे? 100%, लेकिन कोई तो चीज़ मिसिंग है। वो सिर्फ सोच ही रहे हैं, लिख ही रहे हैं, लेकिन जब भी बिजनेस में जाने की पहली अपॉर्चुनिटी आई, क्या वो कूदे? नहीं कूदे। क्या उन्होंने जाके किसी से बिज़नेस की कोचिंग ली? नहीं ली। क्या उन्होंने कोई बिज़नेस आइडिया को पूरा डिटेल में स्टडी किया, कोई बिज़नेस प्लान एंड टू एंड बनाया? चलो खुद के पास पैसे नहीं है तो 100 लोगों के जाके इन्वेस्टर्स को पिच किया? नहीं किया। तो फिर वो बिजनेसमैन कैसे बनेंगे? और फिर करोड़ों रुपए कैसे आएगा? सही बात है। आज आप और मैं कहें कि पूना के अंदर बर्फ़ का पहाड़ बन जाए, कैसे बनेगा? इम्पॉसिबल है। उसके लिए हिमालय जैसा माहौल चाहिए। ऑलराइट। और हिमालय में हर साल बर्फ़ का पहाड़ बनेगा, हर साल बर्फ़ पड़ेगी। तो जहाँ बर्फ़ पड़ेगी वहाँ पे बर्फ़ पड़ने जैसा माहौल होना चाहिए। कहते हैं वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट तो करो तुम। सही बात है। ऑलराइट, एंड फिर होगा। सही बात है। सर, हर चीज़ की जो शुरुआत है वो एक पेन पॉइंट से होती है, और यही बिज़नेस का भी रूल है कि जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्यूशन है। चूँकि मैं आपको काफ़ी नज़दीक से जानता हूँ, कई सालों से फॉलो करता आ रहा हूँ, तो मेरी बड़ी एक तमन्ना थी कि आपको आपके नज़रिए से अगर जानने की कोशिश की जाए तो वो कैसा एक्सपीरियंस होगा। और मुझे लगता है मेरी ऑडियंस के लिए भी पहली मर्तबा ऐसा होगा कि आखिर वो कौन सा दर्द है, वो कौन सी चीज़ है जो
राजस्थान के एक शहर के रहने वाले युवा भूपेंद्र को कोच भूपेंद्र सिंह राठौर दीप BSR बनाने के लिए प्रेरित करती है। और ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे इसका बीज बोया गया जो आज इतने बड़े रूप में हम देख रहे हैं? बड़ा रूप है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ इसके पीछे जर्नी ज़रूर रही है। और मैं भी आज जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे सब कुछ ऐसा लगता है सपना सा है, क्योंकि इतनी बड़ी लाइफ की कल्पना नहीं की थी। राइट। और अभी भी अब ज़रूर बड़ी लाइफ की और बड़ी लाइफ की कल्पना करते हैं, क्योंकि उस समय तो इतना सा था कि भाई नौकरी लग जाए और घर परिवार में पापा मम्मी स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम भी 2 पैसे कमा के थोड़ी घर की हालत ठीक कर लें। राइट। उस समय की स्ट्रगल ही ऐसी थी कि पापा जितना भी कमाते थे उससे हमारी पढ़ाई हो पाई, लेकिन हमारी शादियाँ होनी थी, फिर उसके बाद अच्छा घर बनाना था। 1 रुपए का भी एक एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता था तो ऐसा लगता था कैसे होगा। तो वो समय जो था वो काफ़ी टफ था और उस समय कभी नहीं सोचा था कि ये सब होगा। मैं तो कहता हूँ कि लोगों को इस समय कई लोग हैं ना बैठे होते हैं और वो सीधा कहते हैं मैं 10 करोड़ कमाऊँगा, 20 करोड़ कमाऊँगा, 1000 करोड़ कमाऊँगा। सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि उस समय हम लोगों ने सोचा नहीं था। बराबर। और सोचा नहीं इसलिए मेरी जर्नी को 25-30 साल लग गए। मतलब मैं 2002 से नौकरी कर रहा हूँ और आज 2026 में मैं ये ज़िंदगी आज थोड़ी बहुत, जहाँ मेरा खुद का ऑफिसेज हैं, खुद के घर वगैरह हैं। जर्नी यूँ रही कि पढ़ते थे कॉलेज में और उस समय कैसे आगे बढ़ें समझ नहीं पाते थे। तो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते भाई पहला थॉट तो ये था कि आर्मी में चले जाएं, और आर्मी में जाने के लिए NCC लिया। राइट। NCC का C सर्टिफिकेट करना था। पहले साल ही इतने अच्छे कैडेट बन गए कि मेरा RD परेड में जाने का नंबर आ गया। लेकिन फिर कुछ सीनियर्स थे, उनका आखिरी ईयर था, तो उन्होंने कहा यार तेरे को चांस दिया तो किसी न किसी का छूट जाएगा, इसीलिए तू अगले साल चला जाना। अब अगले साल NCC के एडमिशन हो गए और मैं जा ही नहीं पाया। मतलब मैं नानी के घर गया हुआ था, वापस आया तब मेरे टीचर ने कहा भैया आप तो नहीं ले सकते तुम्हें। अब NCC का सपना वहीं चकनाचूर हो गया। दूसरा सपना था कि भाई ठीक है अब NCC का सपना चकनाचूर हुआ तो क्या करें, तो कंप्यूटर करते हैं। कंप्यूटर उस समय हॉट था, तो मेरे पिताजी ने मुझे वहाँ के अजमेर के एक सबसे अच्छे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट NIIT में एडमिशन दिलवाया। और वहाँ पे मैंने बहुत मेहनत की राहुल जी, मतलब क्योंकि मुझे पता था मेरे पापा के लिए वो 80-90 हज़ार रुपये उस समय अरेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बराबर। और उन्होंने, लेकिन एक ही चीज़ थी, मैं तो 40,000 रुपये का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एपटेक चूज़ कर रहा था, बट मेरे पिताजी हमेशा क्वालिटी कॉन्शियस रहे कि भैया कम करो लेकिन अच्छा करो, दी बेस्ट हो। तो उन्होंने कहा कि मैं NIIT के नीचे नहीं। और उसके पीछे एक रीज़न ये भी था कि एपटेक की किताबें ना हिंदी में थी और NIIT की किताबें जो थी अंग्रेज़ी में थी। तो मेरे पिताजी को था कि मेरा बेटा इंग्लिश ज़्यादा पढ़े और ये सब। तो NIIT में हम चले गए एंड वहाँ जाके मैंने दिन रात मेहनत की। वहाँ पे वैसे 2 ही घंटे की क्लास होती थी, बट मेरे पास घर पे कंप्यूटर नहीं था। पहला ही एनुअल फंक्शन हुआ, मैंने देखा कि स्टेज से एक व्यक्ति को कंप्यूटर इनाम में मिला जिसने पूरा 3 साल टॉपर किया। मैंने कहा मेरे को ये टॉपर ऑफ टॉपर्स का अवार्ड लेना है। मैंने कहा यहाँ से कंप्यूटर मिलता है, मैं पापा को नहीं कहूँगा कंप्यूटर लेने के लिए। मैंने दिन रात मेहनत की कंप्यूटर में, मैं नंबर 1 आता, हर बैच को मैं टॉप करता, हर बैच को। मतलब मैं फैकल्टीज़ के बाद दूसरा व्यक्ति बन गया जिसको लोग आते और बोलते कि यार हमें ये सिखा दो, हमें ये समझा दो, और मैं पॉपुलर हो गया पूरे इंस्टीट्यूट में। आई एन्जॉयड दैट जर्नी। लेकिन वहाँ पे टॉपर होने से क्या होता है, जॉब तो चाहिए। सही बात, बिल्कुल सही। जॉब के इंटरव्यूज़ में बैठे रिजेक्ट, हर इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट होता जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि अंग्रेज़ी नहीं आती थी। तो एक बार किसी ने भयंकर इंसल्ट कर दी कि तुम जैसे लोग कहीं टिक नहीं सकते, जाओ गाय बकरी चराओ, ऐसा करो वैसा करो। राइट। उस दिन बड़ा गुस्सा आया और कहा कि नहीं अंग्रेज़ी तो सीखनी पड़ेगी। अब 1996 से मैं कोशिश करता था हर बार अंग्रेज़ी सीखने की, और 2004-05 पे आ गए थे हम लोग और अंग्रेज़ी नहीं सीख पा रहे थे। तो फाइनली एक मैम थी, सोफिया कॉलेज में पढ़ाती थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और वो अंग्रेज़ी की बहुत अच्छी टीचर थी। उनसे रिक्वेस्ट की तो वो भी उस समय लोनली थी, तो उन्होंने 1-2 बच्चों को ले लिया और मुझे भी उन्होंने पढ़ाया। 1-2 महीने मैं उनके पास गया 1-to-1 कोचिंग के लिए। उस समय वो कोचिंग करना पेनफुल था हमारे लिए, क्योंकि उनकी कोचिंग करने के लिए एक ऑपोजिट डायरेक्शन में 10-15 किलोमीटर जाना पड़ता था। और 1000 रुपये की फ़ीस थी। अब मेरे फादर की उस समय सैलरी शायद होगी 8-10 हज़ार रुपये के आसपास कुछ, और 1000 रुपये वो फ़ीस में चला जाना, और उधर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी पैसा लग रहा था, फिर मेरी दीदी भी पढ़ रही थी, मेरा भाई भी पढ़ रहा था, एंड इट वाज लाइक वेरी टफ फॉर अस, वेरी वेरी टफ। लेकिन वो कहते हैं ना कि शायद भगवान को मंजूर था, मैंने वो कोचिंग की और
वहाँ से छोटी मोटी अंग्रेज़ी इंप्रूव हुई। और एक इंटरव्यू देने अजमेर गया, और मैं इसको कहता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इंटरव्यू देने के लिए गया, उस दिन मैं जैसे तैसे वहाँ पहुँचा 10 बजे के आसपास, और पूरा हॉल खाली, करीब 200-300 कुर्सियाँ लगी हुई है और सारा हॉल खाली है। मैं वहाँ गया, 2 मिनट बैठा, कोई था ही नहीं, कोई दिखाई नहीं मुझे। एंड फाइनली जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो कोई भागे भागे 2 लोग आए, बोले कि यार आप इंटरव्यू के लिए आए? मैंने कहा हाँ। बोले बैठो बैठो, हम ही इंटरव्यू हैं। उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू लेने के बाद उसने कहा कि यार तुम तो अंग्रेज़ी की सारी गलतियाँ कर रहे हो, तुम तो सेलेक्ट होने लायक ही नहीं हो। मैंने कहा अच्छा तो जाऊँ? बोले नहीं नहीं, लेकिन तुम बहुत लकी हो। मैंने कहा कैसे? बोले देखो कोई भी नहीं आया इंटरव्यू देने के लिए, और हमारा टारगेट है हमें किसी को तो लेके देयर इज नो वन। सो तो मुझे उन्होंने उठा के जयपुर ले गए, और मुझे कॉल सेंटर जेनपैक्ट में फिर से 2 महीने की ट्रेनिंग मिली। ओके। उस समय मैंने झूठ बोला था मेरी जॉब में। कोलगेट पामोलिव करके एक कंपनी में मेरी छोटी सी जॉब लगी थी, जो एज ए कोऑर्डिनेटर थी, कंप्यूटर कोऑर्डिनेटर, वो हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू ही लगी थी। तो वो जॉब से झूठ बोल के मैंने छुट्टी ली। 1-1.5 महीने की वहाँ जेनपैक्ट में मुझे ट्रेनिंग मिली, तो 2 महीने की वो ट्रेनिंग, 1 महीने की ये ट्रेनिंग, दिन रात की मेहनत, और मेरी अंग्रेज़ी अच्छी हो गई। राइट। फिर मैं सीधा चला गया IBM दक्ष में। वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, जोधपुर में इंटरव्यू चल रहे थे, मैं मायूस हो गया था। उन्होंने भी यही कहा यार यहाँ जोधपुर में हमें एक भी आदमी तुम्हारे जैसे अंग्रेज़ी बोलता हुआ नहीं दिख रहा, चलो तुम। वो आके दिल्ली ले आए। फिर वहाँ IBM दक्ष में मेरी 1 महीने की ट्रेनिंग हुई, फिर उन्होंने भी निकाल दिया। फिर मैं कन्वर्जेस में लगा, और वहाँ पे मेरी 1 महीने की फिर ट्रेनिंग हुई। ऐसे करते करते 3-4 महीने की ट्रेनिंग से मैं बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलने लगा। बहुत अच्छी तो नहीं, मतलब 99% जो हमारे जॉब के लिए ज़रूरी थी वो सारी अंग्रेज़ी बोलने लगे। देखिए इसी को मैं बोलता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल सही। यू नो, मैं जब दिल्ली पहली बार गया तो जिस बिल्डिंग को पहली बार मैंने देखा उसी में मेरी जॉब लगी। ठीक है, और उसमें जॉब लगने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, भगवान ने मुझे बेस्ट ट्रेनर्स फ्री में दे दिए, क्योंकि मेरी शिद्दत पावरफुल थी। राइट। इसी को बोलते हैं कि पूरी शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाएगी। अब मैंने कॉल सेंटर में जब 1-1.5 साल काम किया, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा, और वैसे ही फिर मैं पुणे आ गया। पुणे आते ही मुझे एक टीचर मिले जिन्होंने कहा पब्लिक स्पीकिंग सीखो भाई। मैं पब्लिक स्पीकिंग सीखने लगा। पब्लिक स्पीकिंग के बाद वहीं से एक और टीचर मिले, बोले लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखो। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा। वहीं से एक और टीचर मिले, बोले मेडिटेशन सीखो। मैंने मेडिटेशन सीखा। वहीं से एक और टीचर मिले जिसने कहा NLP बहुत इंपॉर्टेंट है, NLP सीखी। वहीं से कोई और टीचर मिले, बोले कोचिंग सर्टिफिकेशन करो। ये सब कर लिया मैंने 2010 तक, और तब तक कॉन्फिडेंस पैदा हो गया कि नहीं यार, लेट्स गो एंड लेट्स बिकम अ ट्रेनर नाउ। तो 2010 में मैंने जॉब छोड़ के अपने आप को ट्रेनर लॉन्च किया। बहुत टफ थी जर्नी, क्योंकि यू नो मिडिल क्लास फैमिली जहाँ फाइनेंस का बिल्कुल बैकअप नहीं होता, वहाँ ये सब रिस्क लेना मैडनेस है। यू नो, मैं आज भी डरता हूँ कि यार मैंने कैसे ले लिया। अगर एक भी पासा गलत पड़ जाता उस समय, मतलब आज तो मैं बड़ी गर्व से ये कहानियां सुनाता हूँ, लेकिन एक भी पासा गलत पड़ जाता, क्योंकि मैं आज भी देखता हूँ कि अगर 1000 लोग सक्सेस होते हैं तो 1 लाख लोग पीछे बैकग्राउंड में फेल भी होते हैं। बिल्कुल सही बात। तो एक भी पासा मेरा गलत पड़ जाता तो शायद डेस्टिनी कुछ और होती। तो किसी ने मुझे कहा भूपेंद्र डेस्टिनी होती है क्या? डेस्टिनी के कारण ये सारी चीज़ें होती है। बिल्कुल सही। तुम्हें अगर वो टीचर नहीं भी मिले होते तो तुम कर लेते। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट। तो वो रहा जर्नी पूरा। एंड फिर ट्रेनिंग में तो काफ़ी उतार चढ़ाव आए। मतलब हमने यहाँ पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी की, हमने यहाँ बिजनेस कोचिंग भी, अंग्रेज़ी भी पढ़ाई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशंस भी करवाए, खुद के सेशन ऑर्गेनाइज़ किए, फ्रीलांसिंग किया, विदेशों में अपने सेशंस ऑर्गेनाइज़ कराए, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ पापड़ बेलते बेलते। इट वाज नॉट इजी। आज भी मैं देखता हूँ तो बहुत बहुत काम था, लेकिन हाँ मेरे माइंड में हार्डवर्क का कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है 24 घंटे हैं और उस 24 घंटे में हम बैठ के आराम से दिन बिताएं या कुछ करके दिन बिताएं, आई थिंक ज़िंदगी हमारी है। सो हार्डवर्क का कॉन्सेप्ट भी मुझे कोई हज़म नहीं होता। मेरे हिसाब से कोई हार्डवर्क नहीं है। जब हम किसी काम को पसंद करते हैं तो वही फन हो जाता है, और जब हम किसी काम को हम ना पसंद करते हैं तो वो हार्ड वर्क हो जाता है। So that's what I say. बिल्कुल ग्रेट। और बहुत इतनी खूबसूरत जर्नी रही सर आपकी कि मुझे लगता है कि अगर आज कोई युवा देख रहा होगा, क्योंकि डाउट तो हम सबके मन में होते हैं, जाहिर सी बात है। कोई कहता है कि मैंने 25 साल खर्च कर दिए। मतलब अभी जेनजीज को जब मैं देखता हूँ, आप सोचिए, मैं तो खैर 34 साल का हूँ, लेकिन जेनजी वो हैं जो 20 साल में भी संतुष्ट नहीं होने लगता है कि हमने किया क्या है अभी। तो मुझे लगता है जब वो देखेंगे, और एक शकील आज़मी साहब का शेर है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो मुझे लगता है आपने ठाना, शायद इसीलिए आपकी जो जीत है वो इस रूप में तब्दील हुई।
लेकिन मिडिल क्लास की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जिस बैकग्राउंड से आप निकल कर यहाँ तक पहुँचे हैं, जहाँ से मैं आने की कोशिश में अभी जद्दोजहद कर रहा हूँ, कि वहाँ का इंसान 24 घंटों में कुछ इस तरह से उलझा रहता है, घर हो, परिवार हो, नौकरी हो, कि शायद उसे नया सोचने का टाइम नहीं मिल पाता है। दूसरा, हमारा सराउंडिंग भी हमने वैसा ही बना लिया है कि जो व्यक्ति शायद मुंबई की किसी झुग्गी में रह रहा है, उसके दोस्त वैसे होंगे, जो इंदौर के किसी एक सामान्य से इलाके में रह रहा है, उसके आसपास का परिवेश वैसा होगा। तो मिडिल क्लास वो सोच कैसे डेवलप करे जिसके ज़रिए थोड़ा सा बड़ा माइंडसेट बनाया जाए, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, मिडिल क्लास के लिए ना कहीं से वो हवा लगना ज़रूरी है ना। वो हवा मुझे पुणे आके लगी, किसी को वो हवा इंटरनेट से लग सकती है आजकल। तो जब मैं सीख रहा था तब इंटरनेट नहीं था उतना सॉलिड, किसी के हाथ में स्मार्टफोन नहीं थे, किसी के घरों में लैपटॉप नहीं थे, टैबलेट्स नहीं थे। तो उस समय मुझे हवा लगी जब मैं एक लाइव ट्रेनर से मिला जो ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। और आज भी मुझे इस चीज़ पे बहुत यकीन है कि जब भी कोई व्यक्ति आके इंटरनेट से 100 वीडियो देख लो, इतना मज़ा नहीं आएगा। आज कोई आदमी आके हमारे एक दिन के प्रोग्राम में बैठ जाता है ना, तो उसके अंदर जो करंट लगता है, बस वो जो हवा है वो जितनी जल्दी। तो जो भी मिडिल क्लास हैं, जहाँ पे सोचने का समय नहीं मिल रहा, उन्हें इस एनवायरनमेंट में एक बार तो छलांग लगा के जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ, आप इंदौर में रहते हैं, चाहे आप अजमेर में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं आप ऐसा कोई भी सेशन आपके आसपास, नहीं तो दिल्ली, बॉम्बे, सब ट्रैवल करके जाओ और उसमें बैठो। उसमें बैठने के बाद जो आप लोगों को एक करंट लगेगा, वहाँ पे 4 वैसे ही लोग मिलेंगे, वहाँ पे आप दिन भर पूरे फोकस के साथ सुनोगे बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो जो चीज़ें आपके अंदर जाएगी, प्लस क्या है, घर में बैठे मोबाइल ऑन किया, कोई तो वीडियो आ गया, देख लिया, उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। कहते हैं कि जो भी चीज़ फ्री में मिल जाती है ना, उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जब आदमी का कुछ पेन लगता है, जब वो ट्रैवल करता है, जब वो जाके रहता है किसी होटल में या किसी गेस्ट हाउस में या धर्मशाला में, फिर वहाँ तैयार होके सेशन के लिए जाता है, फिर वहाँ पे दिन भर सेशन अटेंड करके शाम को इधर उधर का कुछ खा के फिर बस में बैठ के या ट्रेन में बैठ के वापस अपने घर आता है। आई थिंक ये पूरी एक जर्नी है, ये पेन होता है, इस पूरी जर्नी में तकलीफ़ होती है, और जब ये तकलीफ़ होती है ना, तब जो आदमी करता है वो काबिल तारीफ़ है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सभी को पेन लो थोड़ा। देयर इज़ नो गेन विदाउट पेन, ये कहा जाता है। सो जब भी कोई इंसान को अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलना है, उसे कमिटमेंट भी उतना ही बड़ा करना पड़ेगा। और कमिटमेंट करा है या नहीं करा है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि उसने उस जर्नी के लिए कितना पेन लिया है, उसने कितने एफर्ट्स लिए हैं। कोई पेन वर्ड को हम एफर्ट से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि वाई टू टेक द पेन, बट एफर्ट। सो देयर इज़ नो रिवॉर्ड टिल यू रियली टेक द एफर्ट्स। ओके, रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा रिवॉर्ड लेना पड़ेगा, पैसा खर्च। आज कई लोग आते हैं, सर मुझे ट्रेनर बनना तो है, लेकिन मैं कैसे बनूं? अरे कैसे बनूं क्या? ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम कर। बराबर। ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम क्यों नहीं करना है? नहीं सर, उसका तो आप लोग पैसे लेते हो, तो फ्री में तो हम कोई भी नहीं बनाने वाले। हाँ, बिल्कुल सही बात। मैं लोगों को बोलता हूँ, अरे अंग्रेजी सीखना है सर, कोई सिखा दे, चलो लाओ 20,000 रुपया। नहीं सर, वो 20,000 तो नहीं है, तो ठीक है, बिना अंग्रेजी सीखे रहो। अरे सर ये क्या बात है, आप तो सिखाते हो ट्रेनिंग और आप तो पैसे लेते हो। अरे भाई साहब, आप दे दो मेरी टीम का खर्चा। बैकग्राउंड में राहुल जी इतना एक्सपेंस होता है। सही बात है। आज हम मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच करते हैं, एक 60 से 70 लाख रुपए का एक एक्सपेंस होता है एक महीने का, सिर्फ मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का। टीम का क्या एक्सपेंस नहीं, जिसमें से करीब 30 से 40 लाख तो फेसबुक ऐड का होता है। तब जाके ऑडियंस आती है, ऐसे थोड़ी कोई सुनने आ जाती है। कोई भी स्पीकर कितना भी बड़ा है, उसको सुनने ऐसे ही भीड़ नहीं लगेगी। हाँ, कोई सुपरस्टार है, विराट कोहली है, उसको सुनने के लिए भीड़ कहीं पे भी जाएगा, लग जाएगी, वो बात अलग है। लेकिन अगर कोई स्पीकर है, कोई कोच है, कोई ट्रेनर है, उसको सुनने के लिए अगर भीड़ लग रही है, तो उसने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत पापड़ बेले हैं। बिल्कुल सही। और आज भी मार्केटिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल। और वो दौर अलग था 2010 का, जब आप फिजिकली ट्रेनिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ करते। तो सोशल मीडिया है तो जाहिर सी बात है। सफलता की सर जब बात आती है, तो कई बार हम देखते हैं कि सफलता के मायने बड़े अलग अलग हैं लोगों के लिए। किसी के लिए शायद बहुत सारा पैसा कमा लेना सफलता है, किसी के लिए वो जो करना चाहता था, उसकी मनमर्जी का काम आज वो कर पा रहा है, खुश है उसमें, ये सफलता है। कोई अपने रिश्तों को, परिवार को, पैसों को और सारे हालातों को बराबर बैलेंस करके चल रहा है, ये उसके लिए सफलता है।
कोच BSR के लिए सफलता की परिभाषा क्या है? मेरे लिए तो एक ही है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दुख दर्द दूर कर दूं, और मेरा यही टारगेट है कि 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करनी है किसी न किसी तरह से। मेरे लिए सफलता वही है। हालांकि हर रोज़ मैं पीसफुल रहता हूँ, हर रोज़ मुझे शांति मिलती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो अल्टीमेट होता है ना, कि मुझे इस जीवन की सार्थकता तब समझ में आएगी जब मैं 50 करोड़ लोगों को रियल में वो गोल्ड दे दूंगा जो मेरे पास है। उसके बाद वो उस गोल्ड का क्या करते हैं वो उनकी बात है, लेकिन मुझे तब जाके मज़ा आएगा। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो हो सकता है हम ऑलरेडी 2-4-5 करोड़ लोगों तक पहुंच गए हैं, और 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने तो मेरे लाइव प्रोग्राम आज तक अटेंड कर लिए हैं। तो 50 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि एक समय था जहाँ 1 करोड़ भी हम इम्पॉसिबल समझते थे। मे बी एक झटका और पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी चीज़ें। बिल्कुल। सक्सेस की सर बात करते हैं हम लोग। सक्सेस को लेके बहुत सारे डाउट हैं लोगों के मन में। आखिर सक्सेस की तैयारी शुरू कैसे की जाए, और सक्सेस आती कहाँ से? क्या ये लक से मिलती है या माइंडसेट से आती है? लक नाम की कोई चीज़ नहीं होती राहुल जी, क्योंकि देखिए लक कैसे क्रिएट होता है। या तो आप कर्मा की थ्योरी को मान लो या लक की थ्योरी को मान लो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ कर्म है, ऑलराइट। आपके कर्मों का ही फल आपको मिल रहा है। अब आज मुझे जो मिल रहा है वो 10 साल पहले मैंने सोचा भी, उसके लिए एक्शन भी लिया, उसके लिए सीखा भी, उसके लिए पढ़ा भी, तो उसके बेस पे मिल रहा है। अब इसमें भी कई गलत चीज़ें भी हो रही है, ऐसी बात नहीं कि सारी अच्छी हो रही है, तो वो भी हो सकता है मेरे किसी न किसी थॉट का ही नतीजा है। तो मैं तो आज बहुत ही क्लियरली देख पाता हूँ कि कुछ गलत भी हुआ है, तो मैंने कोई समय पे कुछ गलत सोचा था और वो मेरे फलस्वरूप आज आ गया। तो मैं कई बार कहता हूँ, मैं तो पूरा रिलेट कर पाता हूँ कि मेरा ही सोचा हुआ मेरा ही, जब मेरे को डर था तो वो डर मटीरियलाइज हो गया, मेरे को जिस चीज़ की चिंता थी वो चिंता मटीरियलाइज हो गई, और जिस चीज़ का मुझे एक्साइटमेंट था वो भी मटीरियलाइज हो गया। तो मैं तो लक जैसी चीज़ को मानता ही नहीं हूँ। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, हम लोग हर वक्त को क्रिएट कर रहे हैं। लक क्या है? अगर आप किसी धर्म में पैदा हुए वो भी लक नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कर्म हो सकता है। इस लाइफ का कोई ना कोई कर्म है, तो लक क्या कहेंगे? किसी को बैठे बैठे लॉटरी निकल गई, आप उसको लक कहेंगे, लेकिन हो सकता है उस इंसान ने कई बार ऐसा बच्चा था जब सोचा हो कि एक दिन मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा अचानक से, और वो ऐसी कल्पना हज़ारों बार की हो। और मैं तो बच्चा था तब मैं तो करता था ऐसी कई कल्पनाएं। इनफैक्ट आज भी कई बार मैं कल्पना करता हूँ कि किसी दिन मैं उठा हूँ और सारी इतना धन आ गया है कि मैं चाहूँ तो 50 करोड़ लोग अगले एक दिन में इंस्पायर कर दूँ। तो ऐसा कल्पना करता हूँ मैं। ऐसी कल्पना होती है कई बार कि एक दिन मुकेश अंबानी जी को मेरी कोई मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच की वीडियो दिख जाए, और अदानी जी को दिख जाए, मोदी जी को दिख जाए, और तीनों मिलकर डिसाइड करें कि यार ये भूपेंद्र को नेशनल ट्रेनर बना देते हैं, इसको 1000 करोड़ इसके पीछे लगा देते हैं। आई मीन ऐसा पॉसिबल है, यू नेवर नो। देखिए एक ज़माना था जहाँ फिल्म स्टार आ गया है, बराबर। एक ज़माना था जहाँ अचानक से क्रिकेट स्टार आ गया है, अभी महिला क्रिकेट स्टार अचानक से आगे आ रही है। हो सकता है इंडिया में आज से 10 साल बाद फुटबॉल बहुत पॉपुलर हो जाए, बिल्कुल। एंड हो सकता है आज से 15 साल बाद ट्रेनर्स बहुत पॉपुलर हो जाए। और आज देख ही रहे हैं कितने पॉपुलर हो रहे हैं ट्रेनर्स। आज एक ट्रेनर, कई ट्रेनर्स 300 करोड़ रुपए कमा रहे हैं साल के। 50 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ ट्रेनर्स कमा पा रहे हैं। तो मतलब ये है ना कुछ तो पावर। तो हमारा भी दौर आ सकता है कभी भी। सोचना चाहिए, सोचने से बहुत पैसा आ सकता है। तो लक नाम की पहली तो कोई चीज़ नहीं होती, राइट। मुझे ऐसा लगता है आप अपने विचारों से, अपनी एक्शन से, अपनी थॉट प्रोसेस से, अपने पढ़ाई से, हर चीज़ से आपको क्रिएट कर रहे हो। मतलब ये यूनिवर्स और आप मिलके आपकी डेस्टिनी को क्रिएट कर रहे हो। तो ये तो हो गया लक। अब दूसरी चीज़ आप कहते हो माइंड सेट। माइंड सेट देखिए क्या चीज़ है। हमारे सामने 2 रास्ते हैं, एक रास्ता जा रहा है बॉम्बे, एक रास्ता जा रहा है बैंगलोर, और हमें नहीं पता कि हमें कौन से रास्ते जाना है, राइट। अब 100 लोग बॉम्बे की तरफ जा रहे हैं, 200 लोग बैंगलोर की तरफ जा रहे हैं, और आपके पास एक परफेक्ट चूज करने की ताकत है। दोनों कह रहे हैं यार इधर मस्ती है, इधर मस्ती है, इधर अच्छा है, इधर अच्छा है। अब आपको उस समय निर्णय लेना है कि यार मैं इनके 100 के साथ जाऊं या इन 200 के साथ जाऊं, बराबर। और जो निर्णय आप ले लोगे वहीं आप पहुंच जाओगे, बैंगलोर या बॉम्बे। इसको बोलते हैं माइंडसेट। माइंडसेट मतलब हर वक्त आपको निर्णय लेना है। और निर्णय लेने में एक बहुत ही खास बात याद रखिए, अगर मैंने निर्णय नहीं लिया, मान लो मैं न बॉम्बे वालों के साथ गया न बैंगलोर वालों के साथ गया, तो मैं कहाँ रहूँगा? जहाँ हूँ। यानी कि मैंने ये जाने का निर्णय नहीं लिया ना, तो मैंने एक और निर्णय ले लिया, जहाँ खड़ा हूँ वहीं रहने का निर्णय। बिल्कुल सही बात। मतलब कुल मिला के आदमी को ये समझना पड़ेगा कि हर सिचुएशन में निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। यही है माइंडसेट।
माइंडसेट जो लोग बोलते हैं वो है हर वक्त डिसीजन, हर वक्त डिसीजन, हर वक्त डिसीजन, हर वक्त डिसीजन। आपने कुछ करने का डिसीजन लिया, ये भी डिसीजन है, कुछ नहीं करने का डिसीजन लिया, ये भी डिसीजन है। आपने जानबूझ के कहीं जाने का डिसीजन लिया, वो भी डिसीजन है, नहीं जाने का अनजाने में डिसीजन लिया, वो भी डिसीजन है। तो हज़ारों लोग कहते हैं मैं BSR को सुनूं और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करूं। अरे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। ओके, ये तुम्हारा डिसीजन है सही कि बात है। तुम कह रहे हो काम नहीं करता। भाई द सीक्रेट में बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं संकल्प में पावर है। तुम छोड़ दो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, संकल्प तो समझते हो ना कि संकल्प किया तो कुछ हासिल किया जा सकता है। ये तो बड़े से बड़े लोग कह रहे हैं, ये तो सारे सक्सेसफुल आदमी कह रहे हैं कि मैंने सोचा, संकल्प किया और मुझे मिला। तो सोचो, संकल्प करो, आपको भी मिलेगा। तो सोचना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा, फिर मिलना निश्चित है, इसको कोई नहीं टाल सकता। सो माइंडसेट यही है, हर वक्त डिसीजन लेने की कला, हर वक्त ये सोचना कि मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मुझे क्या करना है, मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे क्या करना है, मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे कौन सा डिसीजन लेना है। तो जो सफल आदमी होते हैं ना, वो टफ़ सिचुएशन होती है और उसमें सोचते हैं यार सिचुएशन तो टफ़ है लेकिन अब रोके तो कुछ नहीं होगा, लेट्स फाइट। ये हो गया माइंडसेट। और असफल आदमी कहता है अरे मेरी तो सिचुएशन ही ख़राब हो गई, मैं किसके पास जाके रहूँ, क्योंकि उसको पीछे छुपना है किसी तो चीज़ के। सही है। वो कहता है भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, देखो मेरे तो बच्चे मर गए, देखो मेरी तो दादी मर गई, देखो मेरे तो पिताजी चले गए, देखो मेरा तो लॉस हो गया, देखो कोविड आ गया, मैं क्या करूँ। एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो बोलता है सर मैं बहुत आगे बढ़ जाता लेकिन सर कोविड आ गया, उसमें दिक्कत हो गई, सर माँ बीमार हो गई, पिताजी बीमार हो गए, मेरे सारे पैसे उनकी बीमारियों में खराब हो गए। और उसने एक सेंटेंस बोलता सर मैं सफल हो जाता बट पिताजी के कारण नहीं हो पाया, पूरा पैसा पिताजी पे लग गया। मैंने उसको ऐसा धोया, मैंने कहा तेरे पिताजी ने बचपन से तेरे ऊपर इतने पैसे लगाए, तब उन्होंने कहा क्या तेरे कारण उनकी सफलता रुक गई। और तू कौन होता है जो कह रहा है कोविड में थोड़े से पैसे 50,000 कितने लगे होंगे पिताजी की बीमारी पे, 2 लाख 3 लाख 5 लाख, बोले तेरे 5 लाख खर्च हो गए तो तू कह रहा पिताजी के कारण हो गए। मैंने कहा ये सेंटेंस वापस ले, बोल पिताजी के कारण नहीं, तू गधा है, तुझे कमाना नहीं आता है, इसके कारण तूने रिस्क नहीं लिया, तूने एक्शन नहीं लिया, तूने डिसीजन नहीं लिए, तूने बड़ा काम नहीं किया। सो यही है माइंडसेट। जो बड़ा आदमी होता है ना वो कहता है यार सिचुएशन जैसी भी है अब मुझे एक्शन लेना है। और जो छोटा आदमी कहता है ना वो डर जाता है, अरे कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास तो ज़्यादा आ ही नहीं सकता, मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, दैट्स इट। अच्छा, कर्म या प्रारब्ध को भी मानते हैं आप? क्योंकि कई बार हम देखते हैं, मतलब कई बार सोचने में आता है कि एक बच्चा है जो किसी बढ़िया परिवार में पैदा हो रहा है और शायद पैदा होते ही वो 100 करोड़ का बच्चा बनता है, 200 करोड़ का बनता है। या हम उदाहरण लें कि जीवन में किसी को सफलता बहुत पहले मिल जाती है। एग्जाम्पल IPL में खेल रहे हैं क्रिकेटर हैं वैभव सूर्यवंशी, और एक कर्नल सैंडर्स थे जिनको 60 साल के बाद जो है KFC जैसा ब्रांड में सफलता मिली है। तो क्या कहीं ना कहीं हमारे पुराने जन्मों के कर्म या इस जन्म के कर्म या माता पिता के कर्म भी रोल निभाते हैं जीवन में सफलता में? 1000% सर, 1000%। क्योंकि है ना इन थ्योरीज को हम कैसे बीट करेंगे। वैभव सूर्यवंशी ऐसा क्या करके पैदा हुआ जिसके कारण उसको 14 साल 15 साल की एज में नेशनल लेवल की क्रिकेट पे वो खेल रहा है, बुमराह जैसे लोगों को वो छक्के मार रहा है एंड इतना बड़ा आदमी बन रहा है ना। और कोई आदमी 70 में भी सफल नहीं हो पाता, बिल्कुल, और कोई आदमी 90 में भी नहीं हो पाता, कोई आदमी ऐसे ही मर जाता है पूरे जीवन ट्राई करता करता। कोई आदमी जिस पाथ पे चल रहा है उस पाथ पे उसी को सफलता नहीं मिली, बाकी कईयों को सफलता मिल गई। तो डेफिनेटली मैं इसको कहता हूँ कि हमारे पेरेंट्स के प्रारब्ध, हमारे पुराने जन्मों के कर्म, संचित कर्म, ये सारे आपके रोल प्ले कर रहे हैं। नहीं तो यही डिसाइड कैसे होता है कि आप आदमी बने और कोई औरत बना। आप इंडिया में पैदा हुए, इंदौर में पैदा हुए, मैं अजमेर में पैदा हुआ, मैं मेरे माता पिता के घर पैदा हुआ, आप अपने माता पिता के घर पैदा हुए, कोई जंगलों में पैदा हो रहा है, कोई आदिवासियों के पैदा हो रहा है, कोई अफ्रीका में पैदा हो रहा है, कोई अमेरिका में। तो कोई तो चीज़ है जो ये सब चीज़ें डिसाइड कर रही है। मेरे हिसाब से देखिए इसको इस तरह से देखते हैं, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति को CEO बनाना होता है ना किसी कंपनी को, मान लो मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और बहुत टॉप मैनेजमेंट को लगता है कि मेरे में CEO बनने की क्या क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है, तो वो कंपनी मुझे अगर 10 साल बाद CEO बनाएगी तो मुझे आज से ही है ना वो अलग अलग रोल देगी। कभी मुझे ऑफ साइट काम करने को भेजेगी, कभी मुझे ऑन साइट काम करने को भेजेगी, कभी मुझे सेल्स में रखेगी, कभी मुझे पैकेजिंग में रखेगी, कभी मुझे शॉप फ्लोर पे। जैसे रतन टाटा साहब भी कहते हैं ना, जब वो टाटा ग्रुप में आए तो उन्होंने शॉप फ्लोर से लेके हर डिपार्टमेंट में थोड़ा थोड़ा काम किया और फिर जाके वो उस लायक बन पाए कि वो कंपनी के सक्सेसर बन पाए। तो आई थिंक ऐसे ही भगवान हमारी आत्मा के साथ करता है। ये आत्मा खुद ये चूज़ करती है कि इस साल इस जन्म में मैं, पिछले जन्म में मैंने ये सीखा तो अब इस जन्म में मुझे ये सीखना है, इस सीखने के लिए मुझे ये माता पिता उपयुक्त रहेंगे, ये वातावरण उपयुक्त रहेगा।
और पिछले जन्म के जो भी कर्म हैं वो इसी जन्म में सीखने या धोने के लिए या टालने के लिए या काटने के लिए हम लोग जन्म लेते हैं। तो आई रियली एग्री टू दैट थ्योरी, क्योंकि अदरवाइज और कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता इसका। अच्छा, आपने बहुत सारे बड़े लोगों के साथ, सफल लोगों के साथ काम किया है और लगातार आप ये जो मैजिक ऑफ थिंकिंग रीच चलाते हैं, कई बड़े लोग इसमें आते हैं। जी, जो बड़े लोग होते हैं, जो सफल लोग होते हैं, वो मैनिफेस्टेशन किस तरह से करते हैं कि उनका 100% काम करता है? उनका देखो अभ्यास है सब चीज़। आप जिम गए, 10 किलो का वेट उठा रहे हो पहले, फिर 20, फिर 25, फिर 50, और 1-2 साल जिम करते करते आप किसी भी मशीन पे बैठो और सहजता से एक्सरसाइज कर लोगे, है ना, 100-50 मार लोगे। और नया आदमी हर चीज़ में स्ट्रगल करेगा, वो हर पहले तो उसको ये मशीन समझने में ही टाइम लगेगा। राइट। तो यही हो रहा है। देखिए, जो भी सीजनड लोग हैं ना, वो एक जोन में है, वो ऑलरेडी एक मोमेंटम में है। जैसे अगर हम बात करें फिल्म स्टार्स की, या हम बात करें क्रिकेटर्स की, या हम बात करें कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन की, उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ लाइक नाउ उनका सोचने की देर है और उनकी चीज़ें होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उनके सारे पासे अलाइंड है। अब जैसे मुझे आज मुझे कोई भी वीडियो बनाना है, तो मेरे लिए क्या करना है, मुझे टीम को बोलना है, अरे यार चलो इस चीज़ पे वीडियो बनाते हैं, कैमराज भी है, ऑफिस भी है, सेटअप भी है, फट से सारी चीज़ें अलाइंड हो जाएगी एंड वीडियो बन जाएगा। लेकिन यही BSR को 10 साल पहले वीडियो बनाना था, तो उसको सोचना पड़ता था, यार कैसे बनाएंगे, कौन बनाएगा, कौन एडिट करेगा, है ना। लेकिन उस समय भी वीडियो बनते थे, बिल्कुल, राइट, और आज भी वीडियो बनते हैं। तो आज वो काम ईजी हो गया है, क्योंकि अब मैं उस मोमेंटम में आ गया हूँ। तो जो बहुत बड़े लोग होते हैं, उनके साथ इतने मिरेकल्स हो चुके होते हैं कि अब उनके लिए मसल्स तैयार हो चुकी होती है कि अब नया कुछ करना है तो फट से डिसीजन लेना है, और डिसीजन लेते ही पूरा वर्ल्ड ही अलाइन कर देता है। क्योंकि इट्स लाइक टू एंड फ्रो। मान लो मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी मोदी जी के क्लोज हैं, तो अमित शाह जी को कुछ भी मोदी जी से कराना है तो उनके कान में बात डालनी है और हो जाएगी तत्काल। लेकिन उनके सेकंड लाइन को कराना है तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आपको और मुझे कराना है तो मतलब पता नहीं एजेस लग जाएंगे। तो हमें अपनी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाना है। तो बड़े लोग जो है ना, उनके साथ बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी है। आज फिल्म स्टार सलमान खान हो गया, अक्षय कुमार हो गया, इनके साथ पूरे वर्ल्ड की फ्रीक्वेंसी है। हज़ारों लोग इनकी तरफ देख रहे हैं। मतलब देखो, लाखों पॉजिटिव लोगों की एनर्जी इनकी तरफ जा रही है, राइट। कोई गिने चुने ही हैं जो इनसे नफरत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कुछ लोग होते हैं कट्टर रह रहे, मुझे सलमान अच्छा नहीं लगता, लेकिन 90% लोग कहेंगे यार बढ़िया स्टार है, क्या कमाता है यार। और जो बुरा भी बोल रहे हैं ना, उनके सामने से भी सलमान गुजर जाएगा तो वो भी सेल्फी के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब जाने अनजाने में पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी लग रही है उनके ऊपर। जाने अनजाने में मोदी जैसे, ट्रंप जैसे लोगों के साथ पूरी ब्रह्मांड की एनर्जी काम कर रही है। तो इसीलिए ये लोगों के लिए सोचने की देर है और चीज़ें होने लग जाती हैं। ये सोचेंगे कि 5 लोगों को कहेंगे, दुनिया काम पे लग जाएगी, काम हो जाएगा। मतलब उस लेवल पे इनके लिए दुनिया की कोई भी चीज़ अनअचीवेबल नहीं बची है। Right. लेकिन आपके और मेरे लेवल पे, जहाँ हमने स्ट्रगल करके हम एक लेवल तक आए हैं, अब हमें जो भी क्रिएट करना है कॉन्शियसली क्रिएट करना है, हमें सोचना है। तो ये बड़े लोग भी है ना, ये भी घंटों बैठ के मेडिटेट करते हैं, ये भी घंटों बैठ के सोचते हैं। अच्छा, इनके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई हो सकता है मेडिटेशन करे, कोई हो सकता है लिखे, राइट। कोई हो सकता है सिर्फ फोटो काट के लगा दे, और कोई हो सकता है सिर्फ बोलने से। किसी किसी की वाणी इतनी सिद्ध हो जाती है कि वो बोलने मात्र से वो कर सकता है। राइट। तो ये तो मसल है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं कई बार चीज़ें बोलता हूँ और हो जाती है। मैं सरप्राइज रह जाता हूँ, यार मैंने तो बोली थी और हो कैसे गई इतनी जल्दी, राइट। पहले ऐसा होता था कि मैं जो भी काट के लगा देता था तो वो हो जाती थी, आज भी हो जाती है। मैं इनफैक्ट बता रहा था आपको कि जब मैं कई बार कोई चीज़ काट के लगा देता हूँ ना, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है। इसलिए हम लोग तो ये एक्टिविटी, देखिए मैंने ये कल से, ये जो मुझे चीज़ें चाहिए, अभी हम रियल एस्टेट के बिजनेस में उतर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं 10 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हमें रियल एस्टेट से चाहिए। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारे विजनरी हमारे शूट्स वगैरह हो, हमारी पैसिव इनकम हो। पैसिव इनकम का मैंने लगाया है, मेरे को 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की पैसिव इनकम चाहिए पर मंथ। मतलब ऐसी चीज़ें काट के लगा देते हैं। हम अभी एक कार रैली करने वाले हैं, तो कार रैली का हमने पोस्टर बना दिया, राइट। हमने 5 करोड़ लोगों की ज़िंदगी हम अगले 1 साल में चाहते हैं कि इम्पैक्ट हो जाए, तो हमने लगा दिया। मैं चाहता हूँ कि मैंने 108 किताबें लिख दी, तो मैंने 108 किताबों का काट के लगा दिया। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पॉडकास्ट बड़े लोगों के साथ हो, तो पॉडकास्ट से रिलेटेड हमने लगा दिया। अभी हमारे मैं ये भी चाहता हूँ कि मोदी जी के साथ मेरी मीटिंग हो, तो मोदी जी के साथ ऑलरेडी मीटिंग की एक फ़ोटो लगा दी। मैं चाहता हूँ मैं और मेरी टीम ऐसे फिट हो जाएं, तो हमने फिटनेस की फ़ोटो लगा दी। हमारा एक आश्रम बन रहा है 300 लोगों की
रहने करने की कैपेसिटी वहाँ अचानक से हो जाए। हम चाहते हैं कि इस साल हमारा 72 करोड़ का बिजनेस हो और 36 करोड़ का प्रॉफिट हो, तो हमने काट के लगा दिया। हम चाहते हैं कि हमारे 1000 से ज़्यादा पॉडकास्ट हो जाएं। क्या बात तो है। देखिए ये अब हम काट के लगा रहे हैं। हमें भी चाहिए कि डायमंड बटन चाहिए, हमें भी चाहिए कि हमें 50 करोड़ रुपए हमारे फाउंडेशन में डोनेशन आ रहा है। मतलब काट के लगाने में क्या जाता है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इस पॉडकास्ट में बताने का रीज़न ये है कि मेरे साथ ये सारी अभी विजन बोर्ड पे लगेगी चीज़ें। क्यों लगेगी? क्योंकि जब मैं ऐसी चीज़ क्रिएट करता हूँ, देखता हूँ, तो माइंड पिक्चर्स में सोचता है, और जब माइंड पिक्चर्स में सोचता है तो माइंड कहेगा अच्छा पैसिव इनकम 1 करोड़ रुपीज़ आगे दिख रहा है। 1 करोड़ की ऐसी इनकम चाहिए जहाँ मेरे को कोई काम नहीं करना पड़ रहा, मैं सो रहा हूँ और आ रहा है 1 करोड़। अब लगाना है, लगाने में क्या जाता है, अभी तक आई तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। और मैं इतना जानता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने आज तक काट के लगाई है वो 2-4 सालों में, 10 सालों में कभी ना कभी मैनिफेस्ट हुई है। ये भी मैनिफेस्ट हो जाएगी। बराबर बात। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी को कहते हैं, यही है माइंडसेट। अब माइंडसेट क्या है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले पूछा, मैंने ये कॉन्सेप्ट सुना, मेरे बाप का क्या जाता है इसको करके लगाने में। बिल्कुल सही है। आई एम सॉरी, कई लोगों को ये क्रूड लैंग्वेज लगेगी, बाप का क्या जाता है, ये फिल्मी डायलॉग मान लो आप, ऑलराइट। लेकिन दोस्तों हाँ, वास्तव में मेरा इसमें जा क्या रहा है। लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। अरे नहीं करता, नहीं करने दो। तुम्हारा जा क्या रहा है? तुम जो चिंता कर रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, इडियट की तरह बातें कर रहे हो कि नहीं ये तो काम ही नहीं करता जी, तो तुम्हारा जा क्या रहा है? लगा लो ना फोटो काट के। सही बात। तुम क्या गोल नहीं लिखते हो ना, तो बस वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। बिल्कुल, तो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तुम गोल लिख रहे हो, तुम ऑफिस में बैठ के प्लानिंग कर रहे हो ये गोल कैसे अचीव होगा, तो वो भी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। वो तुम थॉट दे रहे हो उसको, एनर्जी दे रहे हो उसको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जिस चीज़ में तुम एनर्जी दोगे वो ही मटीरियलाइज होने लग जाएगी। तो बस तुम्हें यही करना है, एनर्जी देनी है, मटीरियलाइज करना है, एनर्जी देनी है, मटीरियलाइज करना है, एनर्जी देनी है, मटीरियलाइज करना है, बस दैट्स इट। सो हम इसको मटीरियलाइज कर रहे हैं, हम ये सपने देख रहे हैं जानबूझ के। इन सपनों को देख के काट के लगाएंगे, काट के लगा के उसको बार बार हम कभी कभी देखेंगे, कॉन्शियसली देखेंगे, कभी अनकॉन्शियसली देखेंगे, चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। बराबर। अच्छा सर, ये कॉन्सेप्ट तो वैदिक है, पुराना है, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं हमारे जो जितने भी वैदिक या हमारे स्कल्पचर्स रहे हैं उनमें चाहे राक्षस हो या देवता हो, दोनों ने तपस्याएं की है, दोनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगे हैं, और ऐसे ऐसे वर मांगे हैं जो असंभव थे एक ज़माने में। Correct. शायद इसीलिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कभी ना मरने का वर मांगते हैं। शायद रावण कहते हैं कि यार मुझे कोई ना मार सके, इधर राम जी तपस्या करते हैं और राक्षसों को मारते हैं। लेकिन जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है, खासकर ये सन 2000 के आसपास की बात है, जब रोंडा बर्न की एक किताब लिखी हुई वायरल होती है और पूरा विश्व जानता है इस फिलॉसफी को, इस कॉन्सेप्ट को, और लोग कहते हैं ये तो पश्चिम की विचारधारा है। तो क्या सच में भारतीयों ने बहुत देर कर दी इसको समझने में और पश्चिम के लोग इसमें आगे रह गए, इसीलिए उधर के लोगों ने ज़्यादा सफलताएं पहले हासिल की, भारत में अब लोग धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या भारत में चीज़ मौजूद थी, सिर्फ इस पर किसी का ध्यान नहीं गया? आपके इसी में देखिए, भारत के लोग हम सीधे लोग रह गए, है ना। हम तब तक चीज़ों पे काम नहीं करते थे जब तक उनकी ज़रूरत नहीं होती थी। तो भारत के लोगों ने क्या किया कि सारी चीज़ें हैं, सब फॉलो भी कर रहे हैं, बट हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी रही। जैसे मैंने कहा ना कि आज मेरे लिए वीडियो बनाना इजी है, लेकिन आज से 10 साल पहले मेरे लिए वीडियो बनाना मतलब एक महाभारत थी। तो भारतीयों के लिए रिसोर्सेज हमेशा से बहुत स्केर्स रहे। हमें अगर एक मूवी बनानी होती तो हमें पैसा लगाना होता, फिर हमें उस मूवी को प्रचारित करना होता, वैसे दार्शनिकों को ढूंढना होता। देखिए, जो प्रोफेशनल मूवी इंडस्ट्री थी उनको तो सिर्फ पैसा कमाना था। एजुकेशन मूवी बनाने का किसके पास दम था? बहुत कम लोगों के पास। एंड इसीलिए भारत के लोगों ने ये किया नहीं। तो हमेशा हम दाल रोटी में और इन्हीं चीज़ों में रह गए। अब जबकि पश्चिम के लोग क्या थे, उनके पास ऑलरेडी अच्छी इकोनॉमी थी। आज भारत की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अमेरिका की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बहुत पहले, इनफैक्ट 5 ट्रिलियन भी नहीं होगी अभी हमारी होने वाली है ना। तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अमेरिका की आज से 50 साल पहले थी। तो 50 साल पहले उनके पास वो संसाधन थे जो आज हमारे पास पनप रहे हैं। तो उनके लिए ये बनाना ईजी होगा। आज से 20 साल बाद आप देखोगे भारत पहले बनाएगा कई सारी चीज़ें और अमेरिका बाद में बनाएगा। क्योंकि उसके बाद है ना, मैटर नहीं करेगा। मैंने ये देखा है अक्सर कि आज किसी के पास 1000 करोड़ है और मान लो मेरे पास 20 करोड़ भी है, तो 20 करोड़ की लाइफस्टाइल और 1000 करोड़ वाले की लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। वो सिमिलर सी गाड़ी में घूमेंगे भाई। जो 20,000 करोड़ वाला आदमी है वो भी किस में घूमेगा? ज़्यादा से ज़्यादा रोल्स रॉयस में घूमेगा। और 20 करोड़ 50 करोड़ वाला
वाला आदमी भी घूम सकता है रोल्स रॉयस में, या रोल्स रॉयस में नहीं भी घूमेगा तो 2 करोड़ की गाड़ी में तो घूम ही सकता है। सो बहुत ज़्यादा, वो दोनों ही सेम तरह के गोल्फ क्लब की मेंबरशिप ले रखे होंगे, वो दोनों ही सेम तरह के थिएटर्स में जा रहे होंगे, उन दोनों के घरों में ही सेम तरह का, दोनों का 20-20 हज़ार स्क्वायर फीट का घर हो सकता है। तो एक बहुत बड़े लेवल का डिफरेंस नहीं रहेगा। हाँ रहेगा, ऐसी बात नहीं है कि किसी के कारोबार बड़े हैं तो बात अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब अमेरिका की $60 ट्रिलियन की भी इकोनॉमी हो जाएगी और भारत की जिस दिन 10, 12, 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी, उस दिन हम ये सारी चीज़ें अमेरिका से तेज़ी से कर पाएंगे, क्योंकि हम मेहनती बहुत हैं। बिल्कुल, हम अग्रेसिव बहुत हैं। हमारे पास एक तो मैन पावर बहुत है, मैन पावर भी बहुत है, कॉन्सेप्ट्स भी बहुत है, क्रिएटिविटी भी बहुत है, हम काम करना जानते हैं, हम मेहनत करना जानते हैं। तो मुझे लगता है कोई बात नहीं, एक कॉन्सेप्ट उन्होंने पहले हमसे पहले हम ही से सीख के बना लिया, राइट, इट्स ओके, पॉपुलराइज उन्होंने कर लिया। देखिए वो लोग श्रूड भी हैं, हम लोग हमारे लिए रिलेशनशिप मैटर करते हैं, उनके लिए पैसा मैटर करता है। बिल्कुल। तो धीरे धीरे हम भी उसी ढर्रे पे जा रहे हैं, हमारे भी लोगों के लिए पैसा मैटर ज़्यादा कर रहा है, रिलेशनशिप कम। तो धीरे धीरे लोग कमर्शियल होते जाएंगे। इंडिया में भी क्रिएटिव तो है ही, मेहनती भी हैं। सही बात। इसमें कई बार सर एक चीज़ और होती है, चाहे मैनिफेस्टेशन की बात करें, विजुअलाइजेशन की बात करें, अफर्मेशंस की बात करें, अच्छा तो सब सोचते हैं, गलतियाँ भी बहुत सारे लोग करते हैं। वो क्या गलतियाँ होती हैं जो शायद हमारा मैनिफेस्टेशन फेल कर दें? देखिए, इग्नोरेंस इज़ द ब्लिस कहा जाता है। जब तक हम इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं जानते थे तब तक ठीक है। अब हम जानते हैं इनके बारे में, और हमें पता है कि यार नेगेटिव सोचने से नेगेटिव होता है, पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव हो सकता है। तो अब जानबूझ के जब हम जानते हैं किसी चीज़ को, उसके बाद भी हम नेगेटिव सोचें, उसके बाद भी हम अपने वातावरण को चेंज ना कर पाएँ। इंसान ना कहीं कहता है कि यार मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ सर। अरे तू करना नहीं चाहता, सही है। जिस दिन तू करना चाहेगा ना, तू कर लेगा। मैं लोगों को कहता हूँ, लोग कहते हैं सर हम क्या करें, हमारे पास तो ऐसा नहीं है। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि मेरे पास भी ऐसा नहीं था, और मैं क्या, किसी के पास भी ऐसा नहीं था। सही बात है। बस वो करने की एक जुनून चाहिए, एक पागलपन चाहिए, एक जिद चाहिए। वो जिद होती है ना, तो हर एक मुसीबत में भी आप कोई ना कोई चीज़ अच्छी कर ही लेते हो। दैट्स व्हाट आई कैन से। अच्छा सर, अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर भूपेंद्र सिंह राठौर जी को 0 से शुरू करना पड़े सन 2026 में, तो क्या कहना रहेगा आपका? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 0 से शुरू करने में। आज तो सब फॉर्मूलाज पता है, आज तो इंटरनेट पता है। आज 0 से शुरू करूंगा तो सबसे पहले मैं दुनिया को डिक्लेयर करूंगा कि भाई साहब 0 हो गया हूँ, अब 0 से शुरू कर रहा हूँ। आप में से कितने लोग सपोर्ट करने वाले हैं? चलो देखते हैं। अब 0 से शुरू कर रहा हूँ और वापस से बिल्ड करूंगा अपनी सारी जर्नी को। अगले 5 सालों के अंदर वहीं पहुँच जाऊँगा, ये चैलेंज लूँगा सबसे पहले तो। और उसके बाद दिन रात पागलों की तरह काम करता हुआ दिखूंगा, साम दाम दंड भेद, ये रुकूंगा नहीं, फिर मैं थकूंगा नहीं, फिर मैं अपने आप को एक ऐसे जोन में डाल दूंगा जहां मैं कहूंगा कि सब कुछ कर सकते हैं। और मैं ऑनेस्टली लोगों को कहूंगा, देखो भाई सब 0 हो गया हूं, अब आपके पास वापस से आया हूं काम मांगने के लिए। मेरे को आती है सेलिंग स्किल, मेरे को आती है पब्लिक स्पीकिंग स्किल, मेरे को आती है इंटरनेट से ऑडियंस क्रिएट करने की स्किल, वीडियो मेकिंग की स्किल, वीडियो एडिटिंग की स्किल। मैं टेक्निकल खुद देख सकता हूँ, मैं टेक्निकल के बाद नॉन टेक्निकल देख सकता हूँ, फेसबुक ऐड लगा सकता हूँ। मैंने इतनी सारी स्किल्स ले ली हैं, किताबें लिखने से लेके हर चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो फिर अब डरने की क्या बात है? सही बात है। अब तो बहुत कुछ आता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और बेचा जा रहा है आज की जनरेशन को, जिसको मैं चूर्ण की तरह कहता हूँ, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम का। जेनजी चाहता है कि 35 साल की उम्र में काम करना बंद कर दूं और फिर पूरी ज़िंदगी जो है ऐश से काम करूं। जबकि मैं देखता हूं कि चाहे अंबानी जी हो, अडानी जी हो, वो आज भी अपने IPL के मैच में पहुंचने से पहले 12-15 मीटिंग्स निपटाते हैं, शाम को लेट आते हैं अपने उस स्टेडियम में। आप क्या मानते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के इस कॉन्सेप्ट को? मैं तो लोगों को कहता हूँ कि बिल्कुल ना लिखें कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि फाइनेंशियली फ्री हो गए ना पूरा ही, तो रोड पे आ जाओगे। सही बात है। लोगों का कहना है कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं जहां पे हमें पैसे के लिए एक भी दिन काम ना करना पड़े। वो अवस्था आ सकती है। अंबानी जी, अडानी जी इसलिए नहीं रुकते क्योंकि अभी भी उनके अंदर पैशन बाकी है। लेकिन हाँ, ऐसी अवस्था में हम पहुंच सकते हैं जहां आपने 10 करोड़ रुपए कमा लिए, बैंक में रख दिए, और 10 करोड़ रुपए से आपके पास हर साल आपका 5%, 10% का ब्याज आ रहा है, और 50 लाख रुपए साल के आपके पास आ रहे हैं, और आप एक सिंपल लिविंग जिएं। लेकिन उस केस में ना आपको ये चीज़ें, अपने सपनों को कई बार मारना पड़ सकता है, और उस जगह पे आपको सारे तामझाम भी ख़त्म करने पड़ेंगे। अगर आप रियल में फाइनेंशियल फ्रीडम पे पहुंचना चाहते हो तो आप 10, 20, 50 करोड़ कमा लो और बैंक में डाल दो, और बैंक में डाल के और या रेंटल इनकम डेवलप कर लो, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ डेवलप कर लो जहाँ से आपकी ज़िंदगी में अभी आज हर साल 20 लाख चाहिए तो 20 की जगह 40 लाख आ रहे हैं। बराबर।
50 लाख आ रहे हैं और उसी पैसे को री इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वहाँ पहुँचा जा सकता है। बट फिर वहाँ पहुँचने के बाद आप कीड़े ना करो तो ही वो संभव है कि आप कहोगे नहीं नहीं अब तो अपन एक और रिस्क लेते हैं जी, IPL की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, अब उस फ्रेंचाइजी को चलाना है, वो लॉस में भी जा सकती है, आप कहो हम नई फैक्ट्रीज भी ले लेते हैं। तो क्यों अंबानीज अडानीज को आज भी भागना पड़ता है? क्योंकि जहाँ उनके पास एक तरह की बहुत बड़ी वेल्थ है, वहीं पे उतनी बड़े ये लोन्स भी हैं और उतनी ही बड़े प्लान्स भी है, उतनी बड़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन भी है, उतनी बड़ी गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन भी है। उन्हें अगर गवर्नमेंट ने फ्री में ज़मीन दी है या कम पैसे में ज़मीन दी है, फैक्ट्री लगाने का मौका दिया है, तो गवर्नमेंट भी उनसे पूछती है भाई तुम कर क्या रहे हो। सही बात है ना। लाखों शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है, तो वो लाखों शेयर होल्डर्स भी देख रहे हैं कि यार ये टिके हुए रहें। इज्जत का भी सवाल है। देख जैसे कि होता है ना, एक गांव में एक आदमी का इज्जत का सवाल है कि यार शादी करनी है तो इस स्टैंडर्ड की तो करनी है, तो इनको भी फिर उस स्टैंडर्ड के काम करने हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम वहाँ पहुँचा जा सकता है। बट आई थिंक लोगों को कभी भी गोल फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं रखना चाहिए। लोगों को क्लियर गोल रखना चाहिए कि मुझे 10 करोड़ रुपए की नेट सेविंग बैंक में चाहिए। बिल्कुल। अब अगर ये गोल रखा ना तो फिर फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत इजी है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बराबर। अच्छा, अमीरी का फॉर्मूला क्या है? मतलब इंडिया में खासकर अगर हम देखें तो एक सामान्य कौन सा ऐसा आदमी होगा जिसको हम अमीर कह सकते हैं कि हाँ यार ये अमीर आदमी है? अमेरी का मुझे नहीं लगता कि कोई वैसा विशेष फॉर्मूला है। बट हाँ, अगर लोगों की नज़र से देखें तो वो आदमी जो अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छी सोसाइटी में है, अच्छा जिसका घर है, जिसके बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कोई भी समाज का कोई व्यक्ति आए तो 50 हज़ार 1 लाख रुपए का कोई चंदा देना पड़े तो दे दे, ऐसे आदमी को एक अमीरी की कैटेगरी में डाला जा सकता है। बट मैं कहूँगा आदमी दिल से अमीर है कि नहीं है, उस पर बहुत बड़ा काम है। कई लोगों के पास इतने पैसे होते हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा खून चूसू होते हैं कि उनके वेटर ने या उनके काम करने वाले बंदे ने एक कप भी उठा लिया या इधर से उधर रख दिया तो उनको बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। कई लोग ऐसे होते हैं जो इतने अमीर हो जाते हैं लेकिन अपने भाई और अपने बहन या अपने चाचा बाबा ताऊ या अपने गाँव के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो अमीरी का फॉर्मूला यही है कि पैसे के साथ साथ दिल भी बड़ा हो और आपकी हरकतों में ना ग्रेस हो। कई लोग अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन उनका ईगो इतना होता है किसी को भी मार देंगे, चांटा मार देंगे, किसी की भी इंसल्ट कर देंगे, किसी का भी मजाक उड़ा देंगे। वो लोग अमीर नहीं, वो बहुत गरीब लोग हैं। राइट। अच्छा सर, एक ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा है। एक ज़माना तो नहीं कह सकते, लेकिन आज से 1 दशक पहले जब आप यूट्यूब पर और इन तमाम सारी चीज़ों पर कंटेंट बनाते थे, एक बिजनेस कोच के तौर पर, एक फाइनेंशियल कोच के तौर पर आप लोगों को सूट बूट में जो है ट्रेन करते थे और लगता था कि ये शख्स आया है तो हमें पैसा कमाना सिखाएगा। जी। बीते 2 वर्षों से मैंने ये महसूस किया है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव जो है बहुत ज़्यादा हुआ है। एक तरह से देखा जाए, किसी का नाम तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन आम तौर पर जो लोग स्पिरिचुअल थे वो धीरे धीरे कमर्शियली में आ रहे हैं। आपका ऐसा क्या हुआ जीवन में बदलाव कि जो आपने सोचा कि नहीं अब मुझे इस दिशा में थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर करना है लोगों को? जी, अभी तो हम लोग जैसे पैसा कमाने के लिए तो वही सब कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे, लेकिन हाँ, मेरा पहनावा पहले से थोड़ा सरल हो गया है। मैं अपने प्रोग्राम्स में हनुमान जी का पोस्टर लगाने लग गया हूँ, अपने स्पेशली मैनिफेस्टेशन रिट्रीट, हैप्पीनेस रिट्रीट में। मैंने सेल वेल करना कम कर दिया और लोगों की हेल्प करना ज़्यादा शुरू कर दिया है। मैं पहले बिज़नेस कोचिंग पे ज़्यादा फोकस करता था, आजकल मैं थोड़ा हीलिंग पे और मैनिफेस्टेशन पे, लाइफ कोचिंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि एक रियलाइजेशन मुझे भी हुआ कि मैं लोगों को एक टॉपिक सिखाता हूँ जिसका नाम है डिस्कवर योर विजन। और डिस्कवर योर विजन एक ऐसा टॉपिक है कि हर आदमी के पास ना दूर का विजन होना चाहिए। मैं ये देख रहा था कि जब मैं लोगों को पैसे कमाना सिखा रहा हूँ तो लोग डेफिनेटली पैसा कमाना सीख रहे हैं, उससे उनकी लाइफ में कंफर्ट आ रहा है, उससे उनको अच्छा ज़िंदगी मिल रहा है। बट एक लेवल पे मैं जो देख रहा हूँ, लोग सारे एक ही दौड़ में दौड़ना चाह रहे हैं। उससे काफ़ी पतन भी हो रहा है। जैसे हमसे अगर 1000 लोग सीखेंगे बिजनेसमैन, तो 1000 में से 500 बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट जो बाकी के 500 है ना, वो कहीं ना कहीं गुम भी हो जाते हैं। यार हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर हीन भावना भी आती है। दूसरा, मैंने कोविड जैसी सिचुएशन जब आई और मैंने देखा कि हज़ारों लोगों का मिनटों में सालों का कराया ख़त्म हो गया, कई परिवार के परिवार ख़त्म हो गए, तो मेरे को ये रियलिटी समझ में आ गई कि जीवन जो है ना वो बहुत क्षणिक है। जीवन का कोई आज इंसान सोच रहा है मैं 100 करोड़ कमाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, पता लगा 100 करोड़ आ गए और अगले दिन वो आदमी चला गया। बिल्कुल सही। तो मुझे तो अब स्पिरिचुअलिटी के एंगल पूरा क्लियर समझ में आ गया कि ये जीवन तो क्षणभंगुर है। और मैं चाहता हूँ कि अब हर आदमी को ये रियल में पता चले कि भाई जब मुसीबत आएगी और जब गलत समय आता है, जब मुसीबत आती है, जब गलत समय आता है, उस समय एक ही चीज़ आपको बचा सकती है, वो है स्पिरिचुअल।
आप देखिए जैसे आदमी के सबसे बुरा वक्त आता है क्या करता है, भगवान बिल्कुल मुझे तुरंत help याद करो, करता है। ठीक है, या तो भगवान के पास जाता है या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, किसी साधु संत के पास जाता है, कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे जाता है जहाँ आध्यात्म से रिलेटेड ही चीज़ें कुछ ना कुछ हो रही है। सही बात। तो मेरा विजन आज की डेट में ऐसा है कि अगर मैं बिजनेस कोचिंग करता हूँ और मैंने 1000 करोड़पति बना दिए, 10,000 बना दिए, 1 लाख बना दिए, 1 करोड़ बना दिए, तो भी मेरा जीवन कितना लंबा चलेगा, 20 साल, 30 साल, 40 साल, और उसके बाद मैं जिस दिन मरूंगा या जिस दिन मेरी ट्रेनिंग करना मैं ख़त्म करूंगा, क्या उस दिन के बाद, मरने के बाद भी मेरी लेगेसी बहुत बड़ी लेवल पे चलेगी? बराबर। शायद नहीं। मैं अब ऐसा सोच रहा हूँ कि विजन मतलब 500 साल आगे की सोच लेना। मैं 500 साल आगे की सोच रहा हूँ अब। मैं ये जानता हूँ कि जब मैं स्पिरिचुअल कोई सिस्टम क्रिएट करूँगा ना, वो 500 साल आगे तक भी चलेगा। मतलब आज देखो, आज की डेट में सदगुरु का ऑर्गेनाइजेशन है, आर्ट ऑफ लिविंग का ऑर्गेनाइजेशन है, मान लेते हैं भगवान ना करे लेकिन कभी न कभी तो सबको जाना ही है, तो सदगुरु या श्री या बागेश्वर धाम सरकार ये इस दुनिया से चले जाते हैं, क्या इनका ये ऑर्गेनाइजेशन यहीं रुक जाएगा? ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, अखंड है। बराबर। ऐसे ही कंपनियां भी चलती रहेगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कंपनियों के चलते रहने का चांसेस कम है। लेकिन आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन 200, 300, 500, 700, 1000 साल तक भी चलने का पॉसिबिलिटी होता है, क्योंकि वहाँ वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, वहाँ समर्पण का सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। ओशो चले गए लेकिन वो और पॉपुलर हो रहे हैं, स्वामी विवेकानंद चले गए लेकिन वो और पॉपुलर हो रहे हैं। तो कई लोग कहेंगे अच्छा तुम मरने के बाद भी सफल बने रहना चाहते हो? नहीं, मरने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन चालू रखना चाहता हूँ। मेरे विचार नहीं मरने चाहिए, मैं मर जाऊँ, विचार नहीं मरने चाहिए। और मुझे वो लगता है वो घूम फिर के दुनिया को वापस अध्यात्म में ही आना पड़ेगा, क्योंकि यही एक सस्टेनेबल द्वार है। बराबर। आप देखिए हज़ारों सालों तक कभी पोल्यूशन नहीं बढ़ा, हज़ारों सालों में कभी भी इम्बैलेंस नहीं हुआ किसी की लाइफ में। किसी को ये बेसिक रोग जो आज हो रहे हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, ये हज़ारों सालों में लोगों को होते ही नहीं थे। ये तो अभी पिछले 50 सालों में लोगों को, हर किसी को थायराइड हो रहा है, हर किसी को डायबिटीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि सोना उठना ये तो सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। सही बात है। राइट, आदमी टाइम पे सो नहीं रहा, टाइम पे उठ नहीं रहा, आदमी नेचर के अगेंस्ट जा रहा है। तो 10,000 20,000 सालों से जो सस्टेनेबल था वो पिछले 50 सालों में कहाँ की सफलता? वो तो बेवकूफ़ी है, इडियोटिक है। सही बात। मुझे ये समझ में आ गया। तो अब मैं लोगों को जो भी देना चाहता हूँ वो ऐसा देना चाहता हूँ जो सस्टेनेबल हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो। सही बात। एंड इसीलिए मैं इधर आ रहा हूँ। और कहीं ना कहीं सर ये है कि जो भूख है इंसान की वो शायद कभी ख़त्म होगी ही नहीं। कमर जलालाबादी साहब का एक बहुत खूबसूरत मतला एक शेर है कि कर लूँगा जमा दौलतों ज़र उसके बाद क्या, और ले लूँगा एक बड़ा सा घर उसके बाद क्या, और शहरों सुकन की खूब सजाऊँगा महफिलें, दुनिया में होगा नाम मगर उसके बाद क्या। तो ये उसके बाद क्या वाली मुझे लगता है जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती इंसान की, तो खुद उसमें स्टॉप ना लगाए। सर जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है तो हमेशा हम एक बहुत ही जिसे कहते हैं बना बनाया हमारा फ्रेमवर्क है, और वो होता है टेक्निक्स का। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारी ऐसे टेक्निक्स है जो आपको पता भी है, आप अलग अलग पॉडकास्ट में जाते हैं तो अलग अलग ही बताते हैं। और 2-4 तो मैंने जब सुनी तो मुझे भी लगा कि अच्छा इनके जैसा इंसान भी ये करता है क्या। तो उनका नहीं, फिर तो ये वाकई काम करती होगी। मैं चाहूँगा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी आप कुछ ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स बताएं जो लिटरली प्रैक्टिकल हैं, काम करती है, और खासकर आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम किया है जिन्होंने। जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक अप्लाई करने से सबसे पहले ज़रूरी है मन और शरीर शांत हो, यानी कि मन में ना उथल पुथल ना हो। इसको कहते हैं कि आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से बैलेंस्ड हो। जैसे भी थोड़ा भी तनाव है, यार पैसे नहीं आ रहे, अब क्या करूं, चलो आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक अपनाता हूं। दिन भर अशांत हो, रात को बैठ के अशांति के साथ ही कोई ना कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक अपना रहे हो तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि उस समय पे आपके मन में एक डेस्परेशन चल रहा है। तो हम कहते हैं जब भी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक आपको अपनानी है ना, उसके पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 10-15 डीप ब्रेथ ले लो। कैसे? 10-15 डीप ब्रेथ ले लो, क्योंकि लेफ्ट नॉस्ट्रिल मतलब आपकी चंद्र नाड़ी, चंद्रमा मतलब शीतलता, ये आपके पूरे नर्वस सिस्टम को आराम से काम कर देगा। ओके, अब आपको क्या मैनिफेस्ट करना है? जैसे कि मान लेते हैं आपको मैनिफेस्ट करनी है एक अच्छी नौकरी। तो मैं सबसे पहली चीज़ हमेशा कहता हूँ कि जो भी आपको नौकरी में चाहिए, कि आपको नौकरी मत बोलो
क्योंकि नौकरी बोला तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे कि नौकरी तो मिल ही जाएगी ना कहीं ना कहीं, बॉस बेकार मिल गया तो, टॉक्सिक एनवायरनमेंट मिल गया तो, नौकरी मिली घर से 50 किलोमीटर दूर मिली तो, दूसरी सिटी में मिली तो, आप कहते हो मुझे 50,000 की नौकरी मिल जाए, आप सेम सिटी में 50,000 की नौकरी में काम कर लोगे, लेकिन अगर वही 50,000 की नौकरी आपको 2,000 किलोमीटर दूर मिली और वहाँ से आने जाने में ही आपका बहुत दिक्कत हो जाएगा। सो मैं लोगों को कहता हूँ कि पहले क्लियरली लिखो कि आपको नौकरी ही चाहिए या नौकरी के साथ और एलिमेंट भी चाहिए। तो क्लियर राइटिंग, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मुझे 81 kg वेट चाहिए अपनी बॉडी का, तो मैं कहता हूँ मैं 81 kg वेट चाहिए और मेरा स्टेमिना चाहिए कि मुझे 42 किलोमीटर की मैराथन भी रन करनी हो तो मैं रन कर लूँ। और उस समय मेरा बॉडी लीन थिन है, मेरी एनर्जी बढ़ रही है, मेरे जॉइंट्स वगैरह सुपर स्ट्रॉन्ग है। ये पूरी विजुअलाइजेशन होनी चाहिए। सो लोगों को क्लियर लिखना है। घर चाहिए तो 3 BHK चाहिए या 4 BHK चाहिए, तो 3 BHK आज 600 स्क्वायर फीट में भी बन सकता है, 1500 में भी बन सकता है, तो आपको 1500 स्क्वायर फीट वाला चाहिए क्या? आपको घर चाहिए तो आपको पुणे में चाहिए, दिल्ली में चाहिए, बॉम्बे में चाहिए, इंदौर में चाहिए, पटना में चाहिए, कहाँ चाहिए? वो भी मेन सिटी के अंदर चाहिए या उससे बाहर चाहिए? यू नो, ये सारी चीज़ें क्लियरली लिखो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। जब हम लिखते हैं तो हमारी पूरी बॉडी की कोशिकाएं सब कुछ हमारी बिल्कुल तैयार हो जाती है, और जब सारी चीज़ें तैयार हो जाती है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिलीव करना, उसको क्रिएट करना। माइंड क्या करता है, हर चीज़ में पिक्चर्स पे काम करता है। बराबर। तो जिसको भी जो भी चाहिए, जैसे किसी को शादी भी करनी है तो मुझे शादी करनी है, ठीक है। अब लड़का है तो लड़की चाहिए, तो कैसी लड़की चाहिए, 4 फीट कितने इंच हाइट चाहिए, क्या कैसा रंग होना चाहिए, उसके बाद शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी चाहिए, कि हमारे बीच में रिलेशन कैसा है, हम लोग कैसे एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग है क्या। पता लगा आपने गोरी चिट्टी लंबी चौड़ी अच्छी वाइफ आपने मैनिफेस्ट कर ली, रोज़ झगड़े हो रहे हैं, रोज़ आप लोग मन मुटाव कर रहे हैं। या वाइफ मिली और उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है, वो आपको शादी तो उसने पेरेंट्स के दबाव में कर ली, लेकिन बाद में वो। तो क्लियर लिखो, कहते हैं कि पेंट योर फ्यूचर पिक्चर इन योर माइंड। आपके माइंड में पहले से ही वो पिक्चर पेंट करने के लिए एक एक चीज़ डिटेलिंग होनी चाहिए। जैसे एक मूवी बनती है ना, तो एक एक डिटेल में सेट बनता है ना, कि ऐसे कपड़े होंगे, ऐसा बैकग्राउंड होगा, ऐसे डांसर्स होंगे, ऐसा नेचर होगा, कैमरा इस एंगल से आएगा, इस एंगल से दिखाएंगे, ये क्लोजअप होगा, ऐसे बाल उड़ रहे होंगे, ऐसे साड़ी उड़ रही होगी, ऐसे हीरो की एंट्री होगी, ऐसे उसके जूतों की थाप होगी, वो जूते करेगा, मिट्टी उड़ेगी, यू नो, वो हीरो वो गुंडे को मारेगा, वो ऐसे घूमेगा, इस तरह का सीन बनेगा। जैसे एक एक चीज़ और एक एक चीज़ का ना फ्रेम बनता है। कहते हैं कि जो इतना डिटेल में विजुअलाइज कर पाएगा उसके लिए सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले डिटेल में लिख लें, और डिटेल में लिखने के बाद फिर उसी से रिलेटेड AI वगैरह से या किसी भी तरह से एक पिक्चर ड्रॉ कर लें। बिल्कुल। और वो पिक्चर ड्रॉ करके लगा दें, जैसे हमने ये सारी पिक्चर्स लगाई। देखिए हम तो बार बार ये करते हैं, ऑलराइट। और ये करने का इतना बड़ा मैजिक होता है कि मतलब कुछ भी पॉसिबल हो पाता है, कुछ भी। जैसे मैं चाहता हूँ मेरे पास 10,000 से ज़्यादा एक्टिव वॉलंटियर हों, पूरे भारत में हों। तो देखिए भारत का नक्शा दिख रहा है आपको यहाँ, भारत के नक्शे के बीच में मैं दिखाई दे रहा हूँ, थैंक्स टू माय टीम जिन्होंने ये क्रिएट किया। और लोग अलग अलग तरह का सेवा कार्य कर रहे हैं। और बहुत खूबसूरत सी बात आपने की कि आपने सेवा से जुड़े हुए प्रकल्प चुने उसमें। मैं 365 दिन सेवा करना चाहता हूँ, तो 365 दिन सेवा से रिलेटेड चीज़, तो मैं पूरे भारत में ऐसे वॉलंटियर चाहता हूँ 10,000 से ज़्यादा। मैंने डिटेल में ये पिक्चर बनाई और डिटेल में ये पिक्चर बना के हमने काट के अब हम लगा देंगे। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारे एक एक प्रोग्राम में 1 लाख लोग हों। तो आप देखिए एक फ़ोटो हमने बना दी जिसमें इतना दूर से एक स्टेडियम है जहाँ अभी दिलजीत दोसांझ का प्रोग्राम हुआ, तो उसकी कैसी ऑडियंस दिख रही थी, वो स्टेज पे कैसे खड़ा था, तो 1 लाख की ऑडियंस कैसी दिखेगी वो हमने यहाँ पे लगा दी। अब हम ऐसे ऑडिटोरियम जहाँ स्क्रीन्स भी होंगी, 1 लाख लोग भी होंगे, ये काट के अगर लगा दी है तो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली रियली ऑसम फॉर अस। तो ये चीज़ें जो है ये मैजिक क्रिएट करती हैं। तो ऐसे ही लोगों को डिटेल में करके लिखें, पहले तो लिख के काट के लगा दें, ये मैजिकल होगी। मैं तो कहता हूँ इतना ही कर लें, हज़ारों नई टेक्निक जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना करके देखो आपके साथ मिरेकल्स होंगे। बिल्कुल। अच्छा, एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिवर्स, और वाइब्रेशन तो काम करती हैं, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। एक रूम में हम जब एंटर करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम किस वाइब्रेशंस के साथ अब सामने वाले से मिलने वाले हैं। अपनी वाइब्रेशंस को कैसे हाई किया जाए
और कैसे एक इंसान चलता फिरता मैग्नेट बन सकता है जो रिश्तों को भी अट्रैक्ट कर रहा है, पैसों को भी अट्रैक्ट कर रहा है, लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहा है। ये थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे। आपकी पर्सनालिटी को मैग्नेटिक बनाएं। देखिए उसमें पर्सनालिटी के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सबको अट्रैक्ट करते हैं। जैसे लुक्स, अब लुक्स पे एक लिमिट है कि हम जैसे जितनी हमारी हाइट है, जितनी हमारी लुक्स है वो है, जैसे हमारे बाल हैं वो हैं, लेकिन उसमें भी बेस्ट क्या कर सकते हैं। मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा जो लोगों को अट्रैक्ट करता है ना वो अट्रैक्ट करती है एनर्जी, बॉडी की एनर्जी। मैं कहता हूँ हमेशा एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, नहीं तो जंप करें, इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, हमेशा एक्टिव दिखें। लोगों को वही लोग ज़्यादा पसंद है जो पूरी तरह से एक्टिव हैं, एनर्जेटिक है। मुझे सबसे ज़्यादा फीडबैक और सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं लोग तब जब मैं बहुत हाई एनर्जी में होता हूँ फिजिकली। और लोग हमेशा मुझसे यही पूछते हैं इतनी एनर्जी कैसे है। और जितने भी लोग उस हाई एनर्जी में ना, लोगों को वो ऐसे लगता है भले वो उनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा हो, लेकिन जब वो हाई एनर्जी में है ना तो उनके जाते ही लोग अपलिफ्ट हो जाते हैं। बराबर। मेरे टीचर कहते थे 2 तरह के आदमी होते हैं, एक जिसके आते ही पार्टी शुरू हो जाती है, लोग कहते हैं यार वाह अब आएगा मज़ा, ये आ गया ना। और एक जो आ गया तो लोग कहते हैं यार ये क्यों आ गया, राइट। तो वो वाला इंसान बनना है जिसके जाते ही पार्टी शुरू हो जाए। उसके लिए कम्युनिकेशन में आपकी पावर हो, उसके लिए आपकी आवाज़ को ट्रेन करें, आपकी कम्युनिकेशन को ट्रेन करें, पब्लिक स्पीकिंग की स्किल को ट्रेन करें, माइक पकड़ने की स्किल को ट्रेन करें। ये बहुत ताकतवर चीज़ है। देखिए हर चीज़ में कॉमन क्या है, मैं चला गया बहुत एनर्जी में हूँ लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, तो उससे क्या होने वाला है। तो मैं कहता हूँ लोगों को कम्युनिकेशन के हर एस्पेक्ट में अपने आप को ट्रेन ज़रूर करना चाहिए। वो ट्रेन करते ही उनकी बॉडी की एनर्जी हाई होगी, लोग उनसे कनेक्ट करना चाहेंगे, और लोग जब उनसे कनेक्ट करना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेशन की पावर बढ़ती जाएगी। कहते हैं नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, है ना। तो आप जितना ज़्यादा एनर्जी में रहेंगे, जितना अच्छा बोल पाएंगे, उतने अच्छे लोग आपके साथ जुड़ पाएंगे, और जितने अच्छे लोग जुड़ पाएंगे उतना आसान होगा आपके लिए मैनिफेस्ट कर पाना। क्योंकि मैनिफेस्टेशन के लिए दरवाजे तो खुले होने चाहिए। जैसे मान लीजिए इस कमरे में लाइटें हैं तो लगी हुई है, लेकिन वायरिंग नहीं है, लाइट लगी हुई है, वायरिंग नहीं है, फिर क्या होगा। तो जो लोगों से मिलने की कला होती है वो कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी से डेवलप होती है, और वो लोग जो है ना वो वायरिंग का काम करेंगे। भाई मुझे दुबई में कोई सेशन करना था, मैंने मैनिफेस्ट किया कैसे करूं दुबई में कनेक्शन। तो दुबई में कनेक्शन करने के लिए मुझे एक व्यक्ति मिला। वो कहाँ से मिला, एक वायर के थ्रू, वायर मतलब मेरे नेटवर्क के थ्रू। तो मेरे नेटवर्क में एक व्यक्ति थे, उनको मैंने कहा, उन्होंने किसी से कनेक्ट करवाया, उनसे हमारी बात हुई, फिर उसने मुझे दुबई लेके गया, फिर वहाँ से मैं दुबई से लॉस एंजल्स पहुँचा, वहाँ से मैं यूनाइटेड नेशंस पहुँचा। हर जगह लोग चाहिए थे ना मुझे, लेकिन लोग मुझसे क्यों इंप्रेस होंगे, जब मैं बात कर पाऊँगा, कम्युनिकेट कर पाऊँगा। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा एंगल है जो लोग नहीं समझ पाते। लोग सोचते हैं मैं सोचूंगा बैठूंगा और हो जाएगा। अरे भाई उसके लिए जो बेसिक ज़रूरी है, वायर तो डेवलप करो। वायर कौन है, कनेक्शंस, लोग, पीपल। बिल्कुल। तो वो वायर डेवलप करने होंगे हमें। बिल्कुल। सर हमारे चैनल की जो ऑडियंस है मैक्सिमम तो यूथ ही है, और निश्चित रूप से यूथ जो है वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को फिगर आउट करता रहता है। तो चलते चलते बस यही जानना चाहेंगे कि ऐसे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर आज से वो अपनी ज़िंदगी को भी सही डायरेक्शन में लाना चाहें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहें, अपनी तस्वीर को नए तरीके से डेवलप करना चाहें, तो वो इन प्रैक्टिस को तो कम से कम करें ही करें। जितने भी युवा हैं उन लोगों को मैं पहली चीज़ कह देता हूँ, आप हम जैसे कुछ अच्छे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेज़, स्पीकर्स, इनके टच में आ जाएं। क्योंकि अदरवाइज़ आप उन लोगों के टच में आएंगे जो कहीं ना कहीं ड्रग्स, नशा, गांजा और कई सारी चीज़ें कर रहे हैं। डेफिनेटली आज का युवा अवेयर है, इंटरनेट को देखता है, तो उसके सपने भी बड़े हैं, वो भी पैसा कमाना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है। बट पैसे कमाने में वो शॉर्टकट बहुत लेता है, और शॉर्टकट लेने में 2 ही चीज़ें होती है, या तो आप मर जाओगे या फिर तर जाओगे। तरने के चांसेस कम होते हैं, मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जितने भी युवा हैं उनको मैं कहता हूँ कि देखिए, आप में से हर एक व्यक्ति पहले तो इन चीज़ों के बारे में सीखें, आपके ब्रेन की पावर के बारे में सीखें। छोटी चीज़ों पे सेटल ना हो, नेवर सेटल फॉर लेस। आपके दोस्त ने कहा ऐसा कर लेते हैं और आपने करना शुरू कर दिया, नो, डू समथिंग वेरी वेरी बिग, ड्रीम बिग, ड्रीम बिग, बिलीव बिग। अपने अंदर भयंकर बिलीव रखें, यू आर ए रॉक स्टार, यू आर ए पावर हाउस। एंड तीसरी चीज़ मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ कि देखो, ड्रीम कर लिया, उसके बाद समझ भी लिया कि यू आर ए रॉक स्टार, अब काम भी रॉक स्टार की तरह करो। तो ऐसी टेक्निक के ऊपर मत जाओ, सिर्फ टेक्निक्स सारी काम करेंगी। टेक्निक्स बहुत सारी, लिखना, पढ़ना, विजुअलाइज करना, मेडिटेशन करना। मैं तो जैसे अभी ब्लैक कॉफ़ी ले रहा हूँ, तो इसको भी मैं 4 अफर्मेशन बोल दूंगा। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि पानी की मेमोरी है, बहुत तगड़ी मेमोरी है। तो कोई भी खाना पीना खा रहे हो तो उसके साथ साथ आप कोई भी अफर्मेशन बोल सकते हो। मेरी हेल्थ फिट हो रही है, मैं 81 kg का हो रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा
एनर्जेटिक हो रहा हूँ, मैंने बोल दिया। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है। बट ये टेक्निक्स तभी काम करेगी जब आपका एनवायरनमेंट राइट है। क्रिएट अ राइट एनवायरनमेंट, बी इन द राइट एनवायरनमेंट, गो टूवर्ड्स द राइट एनवायरनमेंट फर्स्ट। ये मेरा उन सभी को सजेशन है। ग्रेट सर। तो ये थे कोच BSR जी, जिन्होंने निश्चित रूप से अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा अनुभव इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं अगर आप सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये ज़िंदगी में आज से शुरू भी करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह राठौर सर के जो शब्द हैं वो ब्रह्म वाक्य की तरह आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने खुद की ज़िंदगी को गढ़ा है, ढेर सारी किताबों के ज़रिए लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदला है, और अभी भी ये प्रयास जो है वो कम नहीं हुआ है, बल्कि अनवरत जारी है। करोड़ों लोगों तक पहुंचने का उनका एक प्रयास है, बहुत सार्थक पहल है। और मुझे लगता है कि शायद जो सवाल हमने पूछे हैं वो तो बहुत छोटा सा एक हिस्सा है इस चीज़ का, लेकिन अगर उनसे लगातार इस विषय पर बात की जाए तो भी शायद कम रहेगा। सर, बहुत अच्छी जानकारी मुझे मिली है, और मेरा मन तो कई बार ये करता है कि बस सुनता रहूं। आप जैसे विद्वानों को सुनने से ही ज़िंदगी में काफ़ी कुछ मिल सकता है, लेकिन आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे लगता है मेरी ऑडियंस को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मुझे लगता है हर किसी की ज़िंदगी बदले, एक ऐसी कम्युनिटी बने जहाँ हर आदमी सुखी हो, खुश हो, सफलता की तरफ अग्रसर हो। तो आपके समय के लिए और आपके शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूँगा कि आप ऐसा ही समय हमें आगे भी देते रहें। थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट।